यूपी की बात करो, बहुत ज्यादा बाहुबली कल्चर। 1996 में श्री प्रकाश शुक्ला इन ब्रॉड डे लाइट वीरेंद्र शाही की हत्या कर देता है AK-47 से। वीरेंद्र शाही के बॉडी में करीब 100 गोलियां मिली। ऑल पॉलिटिशियंस यूज दीज पीपल, जो भी उनके ओपोनेंट्स होंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कट्टा कल्चर है क्या उधर? तो कट्टा क्या है? They'll take a pipe of a truck steering, they'll use it to make a कट्टा। कई बार तो चलते भी नहीं है, बट लेकिन वो दिखाने से ज्यादा काम हो जा रहा है। और कौन सी ऐसी ड्रेडेड स्टोरी सुनी आपने? एसिड से लहलाना, मगरमच्छ को खिलवा देते। जेल में एक बार रेड पड़ती है और रेड में पता चलता है कि मुख्तार अंसारी के लिए जेल में एक तालाब खुदवाया गया ताकि वो ताजी मछलियां खा सके। मृत्युंजय शर्मा जो एक पॉलिटिशियन और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे यूपी में गैंगस्टर्स अभी तक कैसे ऑपरेट करते हैं। इतने सारे पॉलिटिशियंस यूपी से ही क्यों निकलते हैं? बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज यूपी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? बट योगी जी का राइज कैसे हुआ? योगी जी के साथ जो एडवांटेज था, वन, यंग 6 टर्म्स एम्प्लॉयड बाय देम। दूसरा, यंग फेस होने का फायदा ये होता है, यू विल हैव समबडी जो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकता है। थर्ड, अगर आप कल्चरली देखेंगे, ही इज इन सिंक विद बीजेपीज आइडियोलॉजी, सो एज टू से। बहुत राइवलरीज हुई इनफैक्ट। योगी आदित्यनाथ पे हमला हुआ। योगी आदित्यनाथ संसद में रोते हुए कहते हैं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ? कि संसद मेरी रक्षा कर पाएगा या नहीं। और 2002 में फिर वो अपनी खुद की हिंदू युवा वाहिनी बनाते हैं। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट करवाती है एनकाउंटर? लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आए और जितने भी गैंगस्टर्स हैं सब के सब जेल गए। मुख्तार अंसारी जेल गए, अतीक अहमद जेल गया, विकास दुबे ही गॉट एनकाउंटर। बुलडोजर जस्टिस, ये बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। लास्ट टाइम आपने हमें पूरे इंसाइट्स दिए बिहार के बारे में। इस बार इंसाइट्स दो हमें यूपी के बारे में, उसी के थोड़ा पास में आ जाते हैं। एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू अगेन। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर अगेन। फर्स्ट, यूपी की बात करो, और अगर आप इंडियन सिनेमा देखो और कंटेंट देखो और जितनी न्यूज़ देखो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गुंडागर्दी और बाहुबली की बात नहीं करो, राइट? आपने लास्ट टाइम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताया था, बट यूपी फ्रॉम मूवीज़ वी हैव सीन मोर। यहाँ पे ज़्यादा होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा बाहुबली कल्चर है। सो अगर आप कल्चरली देखेंगे तो यूपी, खास करके जो यूपी का ईस्टर्न पार्ट है, दैट्स कॉल्ड पूर्वांचल। सो पूर्वांचल और बिहार कल्चरली इज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनफैक्ट जो टेरेन पूरा देखेंगे, इट्स द गैंगेटिक प्लेन्स। जो लैंग्वेज देखेंगे, भोजपुरी बोली जाती है इस तरफ भी, पूर्वांचल में भी। तो कम से कम जो पूर्वांचल वाला रीजन है यूपी का, that is very culturally similar to Bihar, and that then extends to बाकी चीजों में भी, which ये is कल्चर नहीं है। so whatever you call it, but वो इतने close links है कि वो फिर आपको वो बाहुबल में भी, उसी प्रकार की पॉलिटिक्स में भी, सोशल स्ट्रक्चर्स में भी, हर चीज में वो दिखता है आपको। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? सो बाहुबली कल्चर आज़ादी के बाद, we formed governments at the center in the states. Congress leading party थी हर जगह पे. It had very stable governments across. And 1967 was the year when सबसे पहली बार कांग्रेस को झटका लगा और बहुत सारे स्टेट्स में उसे मेजॉरिटी एक तो नहीं आई सीट्स। बहुत सारे स्टेट्स में इट वाज नॉट इवन द लीडिंग पार्टी, इट वाज द सेकंड पार्टी। जैसे केरला वगैरह में इनफैक्ट इट कुड नॉट इवन फॉर्म अ गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में इट कुड नॉट get a majority. Bihar में it could not get a majority. This was the first time that governments of other parties were formed in many of these states, right? यही वो टाइम था जब आप देखेंगे, so we were very devoid of employment opportunities, बहुत ज़्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रीज बहुत कंट्रोल थे, लाइसेंस परमिट राज था। तो जो भी थोड़ा से इंटरप्राइजिंग लोग होते थे, उनको वो ढूंढने जब लगते थे अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ जनरली किस में दिखती थी? वो दिखती थी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो दिखती थी रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो दिखती थी, अगर यूपी की बिहार की बात करें तो कोयले में दिखती थी, जो भी मिनरल्स हो, बालू में दिखती थी, स्क्रैप मेटल में दिखती थी, जो गवर्नमेंट खरीदती है। तो इन चीज़ों में ही जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती थी। नाउ इन चीज़ों में काम करने के लिए और अपना धाक जमाने के लिए
क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स थे और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी लिमिटेड थी, तो फिर वही हो जाता था कि सब लोग उसी पे लगे हुए हैं, तो आपस में राइवलरीज होंगी तो बाहुबल स्टार्ट होगा तो वायलेंस होगा तो एक का दूसरे पे आधिपत्य होगा। और पूर्वांचल में स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो गोरखपुर जो है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1950s, एंड दिस इज द आयरनी कि इंडिया में अगर आप देखेंगे और उस एरा में देखेंगे तो ज्यादातर जो बाहुबल की शुरुआत हुई वो यूनिवर्सिटीज से हुई, राइट? रियली? या सो सबसे पहले एक्सप्लेन करो, बताओ सबसे पहले गोरखपुर में क्या? सो गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी 1957 में स्टार्ट हुई, राइट? नाउ जनरली उसमें क्या होता था, यूनिवर्सिटीज़ पे कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा जितने भी गुट होते थे वो अपने कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ पे करने के लिए आपस में फाइट करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का ग्रुप होता था, युवा होते थे। अब उन युवाओं को आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में, भीड़ में, कुछ भी करने के लिए, तो उस पर कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा फाइट्स होते थे। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर थे, फाउंडर वाइस चांसलर भी थे, गोरखपुर के डीएम भी थे वो, इनफैक्ट उनका नाम SNM त्रिपाठी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो थे। और उस समय वहाँ पे क्या हुआ कि गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ पे आधिपत्य के लिए एक प्रकार से फाइट स्टार्ट हुई। तो SNM त्रिपाठी ने एक छात्र नेता उस समय हुए, उनका नाम था हरिशंकर तिवारी। और हरिशंकर तिवारी को यूज़ किया और एक पूर्वांचल में बहुत स्पेसिफिक आप देखेंगे एक जो राइवलरी रही है वो ब्राह्मण्स और ठाकुर्स के बीच रही है। जितने भी रिसोर्सेज थे, खास करके लैंड देखेंगे आप, उस पर जो सबसे ज़्यादा आधिपत्य था तो अपर कास्ट का था। और अपर कास्ट में यूपी में ब्राह्मण्स हैं, राजपूत्स हैं, कायस्थ्स हैं। कायस्थ्स बहुत छोटे पॉपुलेशन होते हैं और जनरली वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी हरिशंकर तिवारी है, और वहाँ पे जो ठाकुर्स थे उनके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल में रखने के लिए जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने हरिशंकर तिवारी का यूज़ किया एज अ छात्र लीडर एंड एज अ ब्राह्मण लीडर, सो एज टू से। तो हरिशंकर तिवारी एक तरह से धीरे धीरे बड़ा नाम होते गए पूर्वांचल के, और ही स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इन, जो हम बात कर रहे हैं जितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स, कोयला, बालू, इन सब की चीज़ों। और हरिशंकर तिवारी के अगेंस्ट जो ठाकुर लॉबी थी, उससे एक नाम सामने आता है वीरेंद्र शाही का, राइट? एक राजपूत थे और सेम उसी एरिया से, गोरखपुर से। और दोनों के बीच फिर ये टसल स्टार्ट हो जाती है इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल का। और इस टसल में फिर बहुत ज़्यादा वायलेंस भी होता है, बहुत ज़्यादा दोनों की तरफ से, कई बार गैंग वॉर्स होते हैं। और ये टसल करीब 90s तक चलता है। तो सबसे जो आसान तरीका होता है अपने आप को सेव करने का, वो पॉलिटिक्स में एंट्री का होता है, राइट? एंड दिस वी हैव सीन अक्रॉस द कंट्री इनफैक्ट। तो वहाँ भी यही हुआ। हरिशंकर तिवारी MLA का चुनाव लड़ते हैं 80s में, चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत थी। लोगों ने वोट क्यों करते हैं जब, अगर वो इतने बाहुबली टाइप के हैं और हर जगह उनका नाम आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, लोगों पे उनका पावर कंट्रोल है, तो टेक्निकली लोगों को तो रिवोल्ट करना चाहिए ना कि यार हर जगह ये अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके जा रहा है, डरा भी हमको रहा है, हर चीज़ कर रहा है, फिर क्यों उसको वोट करें? मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला, हम जिस एरा की बात कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे स्टेट वर्चुअली एक तरह से एब्सेंट था। सो अगर किसी को, अगर कोई क्राइम होता है किसी के साथ, उसे जाके पुलिस में FIR करना है, अब ज़्यादातर केसेस में देखेंगे पुलिस FIR तक नहीं लिखती थी या डांट के उसको भगा देती थी, जाओ तुम यहाँ से, अगर वो बहुत जनरल नॉर्मल इंसान है, अनलेस समबडी इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। तो एक तरह से स्टेट वाज वर्चुअली एब्सेंट, और जो एक हक दिलाना चाहिए स्टेट को नॉर्मल, या सर्विसेज देना चाहिए नॉर्मली स्टेट को, वो दिलाने में असमर्थ थी। आप देखेंगे ज़्यादातर जो ये बाहुबली हैं, इनको जब आप इनके न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो कई बार इनको रॉबिन हुड बोला जाता है, ज़्यादातर को। उसका रीज़न यही है कि वो उसकी मदद करते थे, तो कोई बीमार है तो उसको पैसे दे दिए, किसी को कुछ करना है तो कहीं फ़ोन कर दिया। तो इस प्रकार के हेल्प करने सब क्या होता है, पीपल गेट ओबलाइज्ड ऑफ कोर्स, एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। इनमें से ज़्यादातर बाहुबलियों के यहाँ आप देखेंगे उनके यहाँ घरों पे दरबारें लगेंगी। अब तो बहुत कम दरबारें लगती थी, वहाँ पे फैसले सुनाए जाते थे, उन फैसलों के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते थे कहीं और जाके, दोज वर द फाइनल ऑर्डर्स। ये पहला। दूसरा, देयर वाज अ लॉट ऑफ कास्ट बेस्ड अफिलिएशन। तो ये मेरे ख्याल से आज भी हमारी मेंटालिटी में है। जो बाहुबली हमारे कास्ट के होते हैं खुद के, वो हमें हीरो लगते हैं, और दूसरे कास्ट के बाहुबली हमें क्रिमिनल लगते हैं। क्यों ऐसा? इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि सी एज अ आइडेंटिफायर इंडिया में, खास करके जिन स्टेट्स के हम यूपी की बात कर रहे हैं,
एज अ आइडेंटिफायर, हम लोग कोई आइडेंटिफायर चाहते हैं अपने आप को एक ग्रुप में एसोसिएट करने के लिए, एंड कास्ट वो बहुत बड़ा आइडेंटिफायर रहा है हमारे लिए हमेशा से। तो मेरे अपने कास्ट का व्यक्ति दूसरे कास्ट के व्यक्ति से किसी भी दिन बेहतर है, ये मैं मान के चलता हूं। चलो कोई बात नहीं, इसी का भला हो जाए, दूसरे वाले का क्यों भला हो। सो उस कास्ट अलीजेंस के कारण भी वो हीरो बन जाते हैं। और इस केस में भी आप देखेंगे वही हुआ, विच इज ब्राह्मण्स के लिए हरिशंकर तिवारी हीरो बन गए और जो ठाकुर थे उनके लिए वीरेंद्र शाही हीरो बन गए। तो वो सिर्फ फिर दो व्यक्तियों की अदावत नहीं रह जाती है, वो दो कास्ट की लड़ाई हुई। तो फिर यहाँ से जो तिवारी जी थे इन्होंने स्टार्ट करा, ये एमएलए बन गए फिर, एंड देन वीरेंद्र शाही भी एमएलए बन गए। अच्छा, अपने अपने एरिया से। इनफैक्ट दोनों गोरखपुर की एक एक सीट से एमएलए बन गए। हरिशंकर तिवारी एक चिल्लूपार नाम की सीट है गोरखपुर में ही, और वीरेंद्र शाही भी गोरखपुर की एक सीट से एमएलए बनते हैं। राइवलरी चलती रहती है 80s में, 90s में भी। 90s में क्या होता है, एक और नया क्रिमिनल सीन में आता है, और उसका नाम होता है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड या बिगेस्ट क्रिमिनल्स टू हैव बीन इन on the scene of UP. श्री प्रकाश शुक्ला बड़ा इंटरेस्टिंग उसकी कहानी है। ही स्टार्ट्स, कहा जाता है कि गोरखपुर से ही था वो, और गोरखपुर से ही एक व्यक्ति राकेश तिवारी एक दिन उसकी बहन को छेड़ता है और राकेश तिवारी की वो हत्या कर देता है, और ये उसकी पहली हत्या होती है। और इसके बाद वो हरिशंकर तिवारी के पास जाता है, वहाँ भी कास्ट आ जाता है कि हरिशंकर तिवारी के पास जाता है कि मुझे बचाइए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी से बैंकॉक भेज देते हैं, राइट, और कुछ महीनों के लिए वो अंडरग्राउंड रहता है, लेकिन फिर वो वापस आता है। और जब वो वापस आता है तो ऑफ कोर्स नाउ ही इज अ फॉर्म्ड क्रिमिनल, सो एज टू से। तो उन्हीं रिसोर्सेज पे सबसे पहले अधिकार के लिए वो वहां पे लड़ाई लड़ना शुरू करता है। वीरेंद्र शाही से भी शुरू करता है और फिर हरिशंकर तिवारी से भी शुरू करता है। जिसने सपोर्ट दिया उसी से, ये साइकिल है। और उन्हीं रिसोर्सेज पे, और धीरे धीरे जो उसके क्राइम के एक तरह से ऑडेसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। और ये राइवलरीज पीक पे पहुंचती है करीब 1996 में। 1996 तक हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही दोनों एमएलएस थे, माननीय थे, बड़े नाम थे। 1996 में श्री प्रकाश शुक्ला लखनऊ में इन ब्रॉड डे लाइट वीरेंद्र शाही की हत्या कर देता है AK-47 से। कहा जाता है कि वीरेंद्र शाही के बॉडी में करीब 100 गोलियां मिली जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, राइट, पब्लिकली बीच रोड पे मारा। यस, एंड दिस वाज वन ऑफ लखनऊ में, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मर्डर्स, ऑडेशियस मर्डर्स, सो एज टू से, राइट। श्री प्रकाश शुक्ला को पता चलता है कि वीरेंद्र शाही की कोई गर्लफ्रेंड है लखनऊ में और कोई कमरा तलाश कर रहे हैं किसी एक एरिया में, और जब ये टिप मिलती है तो वहाँ जाता है, वीरेंद्र शाही की हत्या कर देता है। और क्यों करता है? बिकॉज ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश हिज रूल इन दैट पूर्वांचल एरिया, और वीरेंद्र शाही सबसे बड़ा उसका राइवल था वहाँ पे। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यू हैव टू न्यूट्रलाइज द अदर पर्सन, तभी आप वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स ले पाएंगे। तो बाहुबल और मतलब मेरा साम्राज्य स्थापित करना है। 1996 में ये होता है। इसके बाद हरिशंकर तिवारी भी डर जाते हैं, जो उनके, एंड इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली हरिशंकर तिवारी उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला के परिवार के सदस्यों को साथ लेकर घूमते थे, ताकि अपने परिवार के सदस्यों को अगर वो देखेगा तो गोलियां नहीं चलाएगा। तो ये चलता रहता है। बट वाज़न्ट ही फेमस प्रकाश शुक्ला के बारे में जो गूगल पे हर जगह है? इज ही द सेम गाय जो बहुत बड़े गैंगस्टर थे और पॉलिटिशियंस यूज करते थे दूसरे पॉलिटिशियंस को मरवाने के लिए? Yes. Right? Shri Prakash Shukla, yes, he's the same guy. All politicians use these people for जो भी उनके ओपोनेंट्स होंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इनफैक्ट इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 96 वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला को भी लगा कि अब मुझे पॉलिटिक्स में रिफ्यूज ले लेना चाहिए, दैट्स द सेफ पार्ट। और उनकी नज़र उसी सीट पर पड़ी जिससे हरिशंकर तिवारी लड़ते थे, चिल्लूपार सीट। तो वो सीट से क्यों नहीं गए? क्योंकि सीट, एग्जैक्टली, सो सीट्स भी डिपेंड करता है किस कास्ट से आप, किस जगह से हैं। और उधर वोट नहीं मिलते क्योंकि उसको हेट करा जाता है वहाँ पे। ओके। और थोड़ा सा यूपी भी, नाउ पूर्वांचल का, ही वाज द अनरेनिंग, ही वाज द डॉन बिकॉज ही हैड किल्ड वीरेंद्र शाही, वाज अ बिग नेम देयर एक्चुअली। इनफैक्ट 1998 में, 1998 में आपको ध्यान होगा, इनफैक्ट बिहार में एक बहुत बड़ा हत्या होता है ब्रिज बिहारी प्रसाद का। ब्रिज बिहारी प्रसाद लालू जी के गवर्नमेंट में मंत्री होते हैं, बहुत बड़े नाम होते हैं। वो वहाँ पे IGIMS हॉस्पिटल है पटना में, वहाँ पे एडमिटेड होते हैं, और एक बहुत पुरानी उनकी रंजिश चल रही होती है मुन्ना शुक्ला से। मुन्ना शुक्ला जो बिहार के डॉन।
तो एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पे बिहार के मुन्ना शुक्ला, सूरज भान और श्री प्रकाश शुक्ला मिल के ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या करते हैं उसी IGIMS हॉस्पिटल में जब वो एडमिट है। और ये हत्या भी अगेन बहुत ज़्यादा चर्चित होती है क्योंकि एक सिटिंग मिनिस्टर को मारना हॉस्पिटल में पटना में खुद एंड लालू के एकदम प्रोटेजी को, उसमें भी श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आता है। सो ऑडेसिटी बढ़ती जाती है और ये तब पीक पे पहुंच जाती है जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते हैं और वो कल्याण सिंह की सुपारी ले लेता है। यस, तो नाउ है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह की सुपारी लेता है एंड दिस इज रिपोर्टेड इन अक्रॉस मीडिया कि कल्याण सिंह की सुपारी ली है श्री प्रकाश शुक्ला ने। नाउ दिस वाज टू मच, राइट? तो यूपी गवर्नमेंट फिर एक STF फॉर्म करती है, स्पेशल टास्क फोर्स, और उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि 6 महीने में किसी भी हाल में व्यक्ति हमें चाहिए, राइट? कि जब ये STF फॉर्म किया गया तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था उस STF के पास वो ये कि श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फोटो ही नहीं थी इनके पास। So nobody knew what he looked like. So वो ढूंढेंगे किसे? हवा चल रहा था। करेक्ट। अब वो ढूंढेंगे कैसे? और वो भी बड़ा स्मार्ट बंदा था श्री प्रकाश शुक्ला। वो क्या करता था, कहीं भी फोटो नहीं खिंचाता था, और एक बार इनफैक्ट इट इज सेड दैट एक फोटो स्टूडियो ओनर को ही किल्ड क्योंकि उसने उसकी फोटो लेके किसी को दे दी थी। तो बहुत कॉग्निजेंट था कि फोटो नहीं निकलनी चाहिए मेरी कहीं से। नाउ ये STF जब इसके पीछे पड़ती है तो उसे पता चलता है कि एक बर्थडे पार्टी में गया था अपने एक दूर के रिलेटिव के यहाँ, राइट? तो पुलिस को लगता है वहां पे कोई फोटो तो खिंचाई गई जरूर होगी, राइट? तो उसके घर पे पहुंचती है उस दूर वाले रिलेटिव के यहाँ। अब वो रिलेटिव्स भी डर जाते हैं कि यार हम गलत जगह पे फंस गए हैं, तो बहुत हिचकिचाते हुए बट पुलिस भी प्रेशर बनाती है तो फोटो एल्बम निकाला जाता है और उसमें एक फोटो मिलता है श्री प्रकाश शुक्ला का। अब डर ये था कि अब वो प्लीड करते हैं पुलिस से कि अगर ये फोटो आप रिलीज कर दोगे तो उसे पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ से फोटो मिली है, दिल किल अस। तो पुलिस ने बोला कि ठीक है हम इसका कुछ इंतजाम करते हैं। तो पुलिस ने क्या किया कि उस फोटो का सर निकाला और एक न्यूज़पेपर्स में सुनील शेट्टी की फोटो छपी हुई थी। तो सुनील शेट्टी की बॉडी पे, और उस समय ये सब AI टूल्स वगैरह तो थे नहीं, तो सुनील शेट्टी की बॉडी ली गई और श्री प्रकाश शुक्ला का सर लिया गया और फिर इसे साथ जोड़ के फोटोकॉपी निकाली गई, राइट? और फिर इस फोटो को सारे अखबारों में छाप दिया, सर्कुलेट किया गया और कि वांटेड एंड सो ऑन। और उसी साल सितंबर में, इफ आई एम करेक्ट, ही इज किल्ड इन गाजियाबाद इन अ पुलिस एनकाउंटर, and that's the end of him. So the only mistake I think he did was he Going crossed to a his birthday limits. No. So I think he crossed his limits. बट कुछ बाहुबल ऐसे भी तो होते हैं कि जो किलिंग करवाते नहीं है लेकिन उनका नाम इतना बड़ा हो जाता है कि ऐसे ही कोई उनसे पंगे नहीं लेता। मे बी बिकॉज ऑफ पावर, मे बी या तो वो कहीं दिखते हैं या पैसे की वजह से। No, so जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तब कुछ ना कुछ किया हो। दैट्स द डिफरेंस। और बाद में वो थोड़ा सा वाइट कॉलर्ड हो गए, फिर खुद को थोड़ा क्लीन किया। बट कोई बाहुबली है, इफ ही सेज ही हैज नेवर कमिटेड अ क्राइम, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। नो क्राइम, आई एम श्योर। क्राइम एज इन ड्रेडेड क्राइम्स, ड्रेडेड क्राइम, मर्डर, यू विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट। देखिए, इट इज, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस एरिया में हैं, अगर आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं, इट्स किल और गेट किल्ड। एग्जैक्टली, either don't enter the area, in fact. तो ये दोनों ने स्टार्ट किया। फिर So yes, फिर श्री प्रकाश शुक्ला, he got neutralized, वीरेंद्र शाही was dead. So उस समय फिर ठाकुर के एक नए लीडर उभरे, ब्रजेश सिंह, because वीरेंद्र शाही was dead and they were close. So ब्रजेश सिंह was the new name on the ठाकुर फैसिल, in पूर्वांचल एरिया। और हरिशंकर तिवारी थोड़ा सा वाइट कॉलर्ड हो गए थे तब तक, बिकॉज ही 2-3 बार तब तक विधायक हो गए थे। इनफैक्ट वो सरकारों में मंत्री रहे, हर सरकार में मंत्री रहे। इनफैक्ट जितनी भी सरकार बनी, चाहे वो कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट हो, मायावती जी की गवर्नमेंट हो, सारे में वो मिनिस्टर्स कंटिन्यूसली बनते रहे। और इस साइड से हरिशंकर तिवारी के साथ एक गैंग काम करता था, उनके ही संरक्षण में आप बोल सकते हैं, साथ में एक मखनू गैंग, और उसी के साथ एक व्यक्ति काम करता था, मुख्तार अंसारी। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तिवारी की गैंग में, हाँ, सो नॉट एग्जैक्टली उनकी गैंग में, बट अफिलिएटेड आप बोल सकते हैं। मुख्तार अंसारी गाजीपुर से ही केम फ्रॉम, अगेन पूर्वांचल का डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर। तो जो पहले अदावत थी हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की, वो एक्चुअली शिफ्ट हो गई फिर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में 90s के एंड तक। और पूर्वांचल में जो सबसे बड़े गैंग वॉर्स हुए इसके बाद, सो कॉल्ड, वो आप देखेंगे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच हुए।
मुख्तार अंसारी फिर लेकिन विधायक बन जाते हैं, गाजीपुर से ही चुनाव ही फाइट्स एंड बिकम्स अ एमएलए। ब्रिजेश सिंह को दिखता है कि नाउ मुख्तार चूंकि विधायक बन चुके हैं तो फिर जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा रहेगा, तो आई नॉट बी एबल टू स्टैंड अप टू हिम इन दैट सेंस, क्योंकि एक गवर्नमेंट का ऑथेंटिक पावर आ जाता है। तो ब्रिजेश सिंह ने क्या किया, ब्रिजेश सिंह वहाँ के एक गाजीपुर के ही एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कृष्णनंदन राय, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया ताकि इलेक्शंस में उन्हें खड़ा करा के जिताया जा सके। और 2005 की बात है इफ आई एम करेक्ट, मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी गाजीपुर की एक सीट से खड़ा करता है और उसी सीट पे कृष्णनंदन राय खड़े होते हैं, जो ब्रजेश सिंह सपोर्ट जिनको करता है। कृष्णनंदन राय विंस और मुख्तार अंसारी का भाई हार जाता है। और जैसे ही इलेक्शंस होते हैं उसके जस्ट कुछ ही महीनों बाद, कृष्णनंदन राय के जीतने के कुछ ही महीनों बाद, कृष्णनंदन राय एक दिन जा रहे होते हैं अपने कैवलकेड के साथ और एक गुट उन्हें घेर लेता है और एक कैवलकेड पर गोलियां बरसाता है और ऑन द स्पॉट वो मारे जाते हैं। और इसका पूरा इल्ज़ाम आता है मुख्तार अंसारी पे। इनफैक्ट बाद में एक ऑडियो रिलीज होता है जिसमें मुख्तार अंसारी अभय सिंह से बात कर रहा है, अभय सिंह अगेन अनदर एमएलए एंड बाहुबली, अभय सिंह से बात कर और बोल रहे हैं कि वो बजरंगी ने घेर लिया है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। और बहुत स्पेसिफिक उसने कहा था कि कृष्णनंदन राय को जब मारोगे तो उसकी चुटिया काट लेना। कृष्णनंदन राय ही वाज अ भूमिहार एंड चुटिया रखते थे, तो चुटिया काट लेना, देयर ओन इडियोसिंक्रेसीज। करा हाँ, एंड वो कॉल पे है कि चुटिया काट लेना, चुटिया काट लेना, राइट। पर रिकॉर्डेड कॉल, यस, ये कॉल फिर रिलीज हुआ। इनफैक्ट हत्या कर दी जाती है और मुख्तार अंसारी अगेन बिकम्स अ बिग नेम इन पूर्वांचल इन टर्म्स ऑफ हिज ड्रेडेडनेस, राइट। इनफैक्ट मुख्तार अंसारी फिर बाद में व्हेन ही गेट्स कॉट एज एन एप्रीहेंडेड, वो जेल में होते हैं, एक बार रेड पड़ती है और रेड में पता चलता है कि मुख्तार अंसारी के लिए जेल में एक तालाब खुदवाया गया ताकि वो ताज़ी मछलियाँ खा सके। जेल में एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया ताकि, और वहाँ पे ऑफिसर्स आते थे और शाम में बैडमिंटन खेलते थे मुख्तार अंसारी के साथ। एक जो वहाँ पे एसपी होता, डीएसपी आई थिंक, वो न्यूज़पेपर हर दिन फ्रेश लेके आता था। एक जो दरोगा होता था वो कपड़े प्रेस करा के लाता था। वहाँ पे दरबार लगते थे जेल में ही मुख्तार अंसारी के। सो सच वॉज द टेरर ऑफ दैट गाय। Right. क्यों था ऐसा टेरर? क्योंकि ये किसी को dreaded, yes. So, एक विधायक को, कृष्णनंदन राय को जब मारा गया, सो इनफैक्ट राजनाथ सिंह वहां पे आए और डीएम के ऑफिस के सामने वो धरने पे बैठे। राजनाथ सिंह वाज द नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट देन। लालकृष्ण आडवाणी उनके घर पे आए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी हत्या होगी वो। तो जब आप इतनी बड़ी हत्या करते हैं तो सबके दिलों में इतना डर समा जाता है आपके लिए कि अगर इतने बड़े व्यक्ति को मार सकता है तो हम लोग कौन है। एंड देन एवरीबडी स्टार्ट्स टोइंग द लाइन, कोई रिवोल्ट नहीं करता है फिर। एंड मुख्तार अंसारी बिकेम द ड्रेडेड फिगर, सो एज टू से देयर। पर अगर वो एमएलए थे मुख्तार अंसारी तो फिर उन्हें जेल कैसे होगी? एग्जैक्टली। सो मेनी अ टाइम्स, at least thankfully law catches up to कृष्णनंदन राय केस में, एक और केस में इनफैक्ट ही बहुत प्रेशर आया तो उनको पकड़ा गया, जेल में रखा गया। बाद में बहुत बाद, अभी इनफैक्ट योगी गवर्नमेंट में ही वाज फाइनली इम्प्लीकेटेड एंड देन ही वाज इन जेल एंड देन ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। सो यस, डिफरेंस एक क्या आता है कि जो प्रोपोर्शंस है वेरियस कास्ट का वो अलग है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी में ही आप देखेंगे तो पूर्वांचल की जैसे हमने बात करी तो बहुत ज़्यादा एक जो राइवलरी एक तरह से देखने को आई वो अपर कास्ट के बीच ही आ गई। दैट मे नॉट बी द केस एल्सवेयर, इट्स अ वेरी रीजनल थिंग, सो एज टू से फ्रॉम देयर। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान होगा योगी गवर्नमेंट में एक एनकाउंटर हुआ जब विकास दुबे का, तो एक नैरेटिव तो आया कि ही शुड हैव बीन किल्ड बिकॉज ही किल्ड पुलिसमैन इनफैक्ट, राइट, एंड ही डिजर्व्ड इट। जो अदर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर नैरेटिव बना वो ये बना कि ही वॉज अ ब्राह्मण and he was killed because he was a Brahmin and there's a Thakur chief minister. So it's essentially a Brahmin versus Thakur rivalry. That's what I'm saying. So narratives बनते हैं वहाँ पे जो भी there has been certain background या narrative बना देंगे लोग, right? दूसरा, जब आप वेस्टर्न यूपी देखेंगे, right? So it is primarily dominated by what I call the farmer politics, जो चौधरी चरण सिंह जी का जो वोट बैंक जिसको आप बोल रहे हैं, which is जाट्स, right, गुज्जर्स, यादव्स, right, एक ऐसा पॉपुलेशन जो ग्रीन रिवोल्यूशन से
फ़ायदेमंद हुआ, जो ज़िम्मेदारी एबोलिशन से जिसको थोड़े से फ़ायदे मिले, दैट बिकम वेस्टर्न यूपी के पॉलिटिक्स में आप उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखेंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रीजनल कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज कास्ट्स, व्हाट हैज़ बीन देयर हिस्टोरिकल, एक बोलते हैं ताकत क्या रही है. सो फॉर एग्जाम्पल यूपी ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन पॉलिटिक्स बाय द जाटव कम्युनिटी, जिससे मायावती आती थी, तो दलित कम्युनिटी है, बट अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी. द नंबर, उनकी नंबर्स अच्छे हैं, एंड हिस्टोरिकली दे हैव बीन. आप बिहार में देखेंगे तो पासवान्स का पैसा इन्फ्लुएंस देखेंगे, दो इट इज अ दलित कम्युनिटी. सो आई थिंक इट्स वेरी कंटेक्चुअल टू दैट रीजन, नॉट इवन द इंटायर स्टेट. गॉट इट. ये कट्टा कल्चर है क्या उधर आज भी? पैसे तो है नहीं सबके पास. क्रिमिनल कल्चर ज़्यादातर वहीं आएगा जहाँ पैसे नहीं होंगे आइडियली, राइट. प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी. अब प्रॉस्पेरिटी है नहीं तो गन्स तो खरीद सकते नहीं, गन्स आर कॉस्टली. तो उसका जो सबसे ईजियर वे होता है वो कट्टा होता है या बम होते हैं. इनफैक्ट जो क्रूड बॉम्ब्स होते हैं बहुत सस्ते होते हैं वो बनाने के लिए. तो और क्रूड बॉम्ब्स ज़्यादा इफेक्टिव भी क्यों होते हैं? क्योंकि आवाज़ बहुत करता है. आवाज़ कर लिया, धुआं कर लिया तो लगा कि, और आप न्यूज़ में भी देखेंगे तो बम मार दिया वहाँ पे बम चली, गोली तो एक आध माल. तो सस्ते औजार होते हैं. कट्टा भी बहुत सस्ता औजार होता है. कितने रुपए का होता है ऐसे बम? अब मुझे एग्जैक्टली उसका कितना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, बट वेरी कॉस्टली. सो अगेन, सो कट्टा क्या है, व्हाट दे वुड जनरली डू इज they'll टेक अ पाइप ऑफ अ ट्रक स्टीयरिंग, they'll use it to make a कट्टा, राइट. बॉम्ब्स में भी वो नेल्स वेल्स डाल के और एक्सप्लोसिव कुछ डाल के बांध के उसको टाइट, दैट्स अ बॉम्ब फॉर देम. बट तो भी ऐसे एक कट्टा अगर कितने, व्हाट्स द कॉस्ट, कितने का आता होगा? तो 5-10 हज़ार में आ जाएंगे आपके पास कट्टे. ओके. सो इट्स दैट कॉस्ट इफेक्टिव. और जो आपने कहा इनफैक्ट कि वो दिखा के ही आधा काम हो जा रहा है आपका. पूरा काम हो जा रहा है कि चलाने की थोड़ी जरूरत है. करेक्ट. कई बार तो चलते भी नहीं है बिकॉज दे आर एज डिफेक्टिव, बट लेकिन वो दिखाने से आधा काम हो जा रहा है. बट ये आज भी चलता है? मुझे लगता है चलता तो है लेकिन बहुत हद तक रिड्यूस हुआ है. अगर आप मुझे कंपेयर करने को बोलेंगे लेट्स से 80s 90s से विज़-अ-वी आज, खास करके यूपी में, आई थिंक one thing that UP has seen in the last 7-8 years after Yogi ji came to power, law and order में बहुत significant changes आए, राइट. और उसका एक मैनिफेस्टेशन है कि ग्राउंड पे आपको ऊपर से नीचे तक, इनफैक्ट जितने क्रिमिनल्स की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, इनफैक्ट मुख्तार अंसारी, he was in jail and then he died of a heart attack. Atiq Ahmed is dead, right? He was implicated, then he's dead. Vikas Dubey was in fact encountered or whatever. So ना सिर्फ बड़े क्रिमिनल. सो व्हेन दैट हैपेंस टू द बिगर नेम्स, कोई सोचता नहीं था कि मुख्तार अंसारी को कोई पकड़ के जेल में डाल देगा. कोई सोचता नहीं था कि अतीक अहमद को कोई जेल में डालेगा फिर उसको कोई गोली मार देगा. सो व्हेन दैट हैपेंस टू बिगर क्रिमिनल्स, इट सेंड्स अ मैसेज टू द स्मॉलर वंस कि यार वो नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे. तो इनफैक्ट आपने न्यूज़ में बहुत सारे वो देखे होंगे कि क्रिमिनल्स पुलिस स्टेशन पर जाके सरेंडर कर दे रहे हैं कि जेल्स में हम सेफ रहेंगे, बाहर रहे तो एनकाउंटर हो जाएगा, राइट. तो वो नीचे भी ड्रिप डाउन करता है कि यार इसमें पकड़े गए तो ज़्यादा थोड़ा हार्श होगा. जब आपको लगता है पकड़े जाने पे कुछ नहीं होगा तो आप करते हैं, जब लगता है पकड़े जाने पे सजा होगी तो नहीं करते. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो ऐसा क्या हुआ यूपी गवर्नमेंट में, अभी जो करंट गवर्नमेंट है योगी जी, उसमें ये सब होने लगा, उससे पहले आज तक नहीं होता था? वाई? क्योंकि पहले के भी आई एम श्योर पॉलिटिशियंस तो परेशान होते होंगे अगर ये क्रिमिनल्स हैं एंड वो उनकी ही पार्टी है किसी एमएलए को मार दिया, तो फिर इट्स अ डिफिकल्ट पोजीशन टू. यस. सो नो, दिस इज अ वेरी प्रिंसिपल कॉल. आप देखेंगे एंड देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, हिस्ट्री टू पॉलिटिक्स ऑफ यूपी. 80s में आप 90s में जाएंगे तो 90s में आप देखेंगे जो स्मॉलर पार्टीज हैं इनका उदय होता है. मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी का उदय होता है. मायावती जी, काशीराम और मायावती जी की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, उसका उदय होता है. छोटी पार्टियाँ है. और जो पॉलिटिकल सीन है यूपी में बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल. मतलब ऐसी ऐसी चीज़ हुई पॉलिटिक्स में आपको लगेगा मजाक चल रहा है क्या, इस प्रकार की चीज़ें यूपी ने देखी है पॉलिटिकली. और उसके कारण टू विन पावर दे वुड गो टू एनी एक्सटेंट. और उसी के मैनिफेस्टेशन में दे वुड ऑल्सो इंक्लूड बाहुबलीज टू विन पावर. तो जितने भी हम नाम ले रहे हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, हरिशंकर तिवारी, ब्रजेश सिंह, सबको पार्टियों ने टिकट दिया, राइट. ये एरिया मैनेज कर लो तुम तो बस. उनकी विनेबिलिटी हाई थी ना. और इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलते हैं कि हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के 30 एमएलए उनके साथ होते थे. मतलब वो जो बोलेंगे वो 30 एमएलए करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज. वीरेंद्र साई के साथ 10 एमएलए होते थे कि वो बोलेंगे तो 10 एमएलए इधर रहना है तो इधर रहना, इधर रहना तो इधर रहना. सो दे हैड दैट इन्फ्लुएंस. मतलब स्टेट के अंदर अपना ही एक मिनी
पूरा सिस्टम चला रहे थे। नाउ आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं, जब इनको टिकट दे रहे हैं, वो जीत रहे हैं, तो लेजिटिमेसी उनके पार को, दैट आई थिंक लास्ट 7-8 साल में आप देखेंगे वो खत्म हुई। तो फिर ये तो इनको भी चाहिए होगा ना, इन्होंने क्यों नहीं दिया? इनको भी तो 30 MLA चाहिए और वो पावर चाहिए। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इन फैक्ट अगेन दैट्स अ वेरी प्रिंसिपल कॉल। आप अगर आप देखेंगे कि 17 में जब बीजेपी पहली बार जो फर्स्ट योगी गवर्नमेंट बनी 2017 में, तो इट वन अ वेरी क्लियर मैंडेट। जब आपको इतना क्लियर मैंडेट आ जाता है तो एज अ गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टोन सेट करना, राइट? अब उस 5 साल में मुझे एक क्लियर मैंडेट मिल गया है। अब उस 5 साल में मैं ऐसा क्या करूं कि अगली बार अगर मुझे बिना इस प्रकार के लोगों या बाहुबलियों के सपोर्ट के या से कॉम्प्रोमाइज के बिना मैं जीत जाऊं। अगर गवर्नमेंट वो कर पाती है तो इट विल नॉट हैव टू रिजॉर्ट टू दिस। बट इंटरनली तो पता होता है ना कि किसने कहाँ पे कितना सिस्टम बैठा रखा है, पैसे कितने लगा रखे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट इसको, कितनी रिश्वत खिला रखी, कितने लोग इसके लिए खड़े हैं। सो करप्शन आई वुड सेपरेट फ्रॉम द क्राइम्स पार्ट थोड़ा सा, राइट? ब्लेटेंट क्राइम्स आई वुड से। तो ब्लेटेंट क्राइम्स वाले में मैं बोल रहा हूँ देयर इज अ डिफरेंस। दूर रखेंगे। अब वो कम से कम दिखना नहीं चाहेंगे कि मैं ब्लेटेंट क्रिमिनल हूँ। Okay. वो जस्टिफाई करेंगे कि मैं नहीं हूँ। वो राइट साइड ऑफ थिंग्स पर एटलीस्ट दिखना चाहेंगे। पर जिनकी आदत बन गई है इतने टाइम से कि क्राइम करते हैं, हमको पावर मिलता है और उसकी वजह से हम जीत जाते हैं, उन लोगों को बीट करना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आज भी वो करेंगे जब हार रहे होंगे। अभी जीत रहे हैं तो सब चलो सिस्टम बना के रखो, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, पर वो थोड़े से अगर डगमगाएंगे, जैसे अगर इनकी गवर्नमेंट आई, इतने MLAs आए, खड़ा हुआ होगा कोई, इस ग्राउंड लेवल पर दिख गया होगा ना कि वेव हमारे हाथ से जा रही है, तो उन्होंने मैनेज करने की कोशिश नहीं करी क्या? फिर से वही कर रहा हूँ कि वो ट्राई करेंगे जितना हद तक पॉसिबल हो, क्योंकि देखिए एक तो क्रिमिनल से पॉलिटिशियन का जो ट्रांजिशन है वो खुद में डिफिकल्ट है। वंस यू बिकम अ पॉलिटिशियन, आप थोड़ा अपने आप को व्हाइट कॉलर करने की कोशिश करते हो, अपना नाम ठीक करने की कोशिश करते हो, यू वांट टू बी नोन फॉर द राइट रीजंस। तो अनलेस एकदम कुछ एक्सीजेंसी नहीं है, आप वापस नहीं जाना चाहोगे इस लाइफ में, बिकॉज आप अब लेजिटिमाइज हो चुके हो, आपको चीज़ें लेजिटिमाइज हो चुकी है, तो आप एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे दिखना चाह रहे हो। एंड हेंस आई एम सेइंग इंटरनली थोड़ा बहुत ये हो सकता है, जो ब्लेटेंट क्राइम्स में बोल रहा हूँ, दिन दहाड़े मर्डर, उससे वो व्यक्ति दूर भागेगा जितना हद तक संभव हो। यस, और अंदर से डरा ही सकता है, वो चलता है, वो अंदर से डराना, वो तो दैट्स अ कल्चर दैट विल ऑलवेज बी देयर, राइट? दैट विल ऑलवेज बी देयर, दैट कैन नेवर गो अवे। जो पावरफुल नहीं है, MLA नहीं है, वो डर जाएगा। पॉसिबल है, बट द सेकेंड पार्ट टू दिस इज, जैसे जैसे स्टेट एक लेजिटिमेट स्टेट होते जाता है, विच मीन्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सब अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत फर्क आता है। तो आज के डेट में कोई एक व्यक्ति अगर चाहे तो यूपी में कहीं से, मुझे लगता है इलेक्शन के समय में पर्चा भर के जनरली लड़ सकता है। वो पर्चा भर देगा तो मर्डर नहीं हो जाएगा, पहले होता था। एग्जैक्टली पहले इलेक्शंस में खड़े होने के लिए आपको, इलेक्शन में खड़ा हो रहा है मतलब ये बंदा कोई बाहुबली है। कोई नॉर्मल व्यक्ति पर्चा भर के इलेक्शन में खड़ा हो जाए, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। नो, तो जो स्टेट की लेजिटिमेसी बढ़ रही है, तो अगेन प्रोसेसेस की लेजिटिमेसी है, इतनी विजिबिलिटी है चीज़ों की, तो आप भी बहुत कंस्ट्रेंड हो जाते हो कि क्या कितना कर सकते हो। एंड कैसे हुई ये लेजिटिमेसी स्टेट की? 1989 में, राइट? जो सरकार बनती है, राजीव गांधी चुनाव हारते हैं, और केंद्र में और राज्य में, यूपी में दोनों के चुनाव होते हैं एक साथ। केंद्र में VP सिंह की सरकार आती है 1989 में, और उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार आती है, और उसमें सारी पार्टियां साथ में थी, और मुलायम सिंह पहली बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 89 से 91 वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं, क्योंकि फिर केंद्र में भी जनता दल टूट जाती है, कांग्रेस फिर समर्थन वापस ले लिए, तो मुलायम सिंह भी वहां से मुख्यमंत्री से हट जाते हैं। 91 में फिर से चुनाव होते हैं। 90 में राम मंदिर आंदोलन ने बहुत तूल पकड़ा हुआ था, आपको ध्यान होगा, और राम मंदिर का केंद्र तो अयोध्या। तो 1991 में राम मंदिर आंदोलन की बदौलत बीजेपी वापस पावर में आती है। फर्स्ट टाइम बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनता है, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं, राइट? तो 89 से 91 एक सरकार रही। फिर 92 दिसंबर में बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है, तो वो सरकार, और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह रिजाइन कर देते हैं। 93 के अंत में जाके चुनाव करवाती है। 93 के एंड में जो चुनाव होता है, अगेन बहुत प्रिंसिपली उस, तो बीजेपी की तरफ से एक जो जनरली नारा आपने सुना होगा, बहुत अक्सर बोला जाता है, तो उनका नारा रहता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, राइट? और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव होते हैं, और काशीराम
जो बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर होते हैं, और मायावती उनकी जनरल सेक्रेटरी होती है। तो काशीराम और मुलायम सिंह यादव मिलकर एक कोलिशन बनाते हैं सपा और बसपा का, और वो नारा देते हैं, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राइट, सो दो वेरी प्रिंसिपली ऑपोजिट काइंड ऑफ इलेक्शन में टीम्स बनती है। सरप्राइजिंगली जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वो जीत जाती है, मेजॉरिटी लेके आती है। मुलायम सिंह यादव फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं 93 में। 93 में वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो लगता है अब सरकार चलेगी। 95 में क्या होता है, 95 आते आते कि यूपी में पंचायत इलेक्शंस होते हैं। पंचायत इलेक्शंस में मुलायम सिंह जी की जो पार्टी होती है, समाजवादी पार्टी, बहुत अच्छा करती है, और जो काशीराम और मायावती जी की पार्टी होती है, बहुजन समाज पार्टी, वो अच्छा नहीं कर पाती। तो इनको लगता है इस कोलिशन सरकार है, मुझे तो कुछ बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है ग्राउंड। और इसी दौरान काशीराम जो है उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो रही होती है, और गुड़गांव में ही इनफैक्ट राज्यसभा के एक सांसद होते हैं बीजेपी के, विजय मल्होत्रा, इफ आई एम नॉट, कुछ नाम मैं शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो उनके द्वारा वो बीजेपी की लीडरशिप से मिल रहे होते हैं। और 31 मई, बिकॉज द नेक्स्ट डे इज वेरी वेरी क्रूशियल, सो 31 में, इनफैक्ट इट इज रिटन इन लॉट ऑफ बुक्स, 31 में 1995 को काशीराम हॉस्पिटल में होते हैं गुड़गांव में, और मायावती उनसे मिलने जाती है। उनकी मेंटर भी है काशीराम, पार्टी के प्रेसिडेंट भी, सब कुछ है। और मायावती काशीराम को देख के रोने लगती है, उनकी तबीयत खराब को देख के, और काशीराम बोलते हैं कि मेरी तबीयत तो अच्छी नहीं है, तुम मुख्यमंत्री अब बनना चाहोगी क्या? तो मायावती बहुत सरप्राइज हो जाती है, वो बोलती है नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। तो काशीराम एक लेटर निकालते हैं और दिखाते हैं मायावती को, और वो लेटर होता है बीजेपी का सपोर्ट का। राइट, तो दूसरे दिन मायावती लौटती हैं लखनऊ, और लखनऊ में जाती हैं वहाँ के गवर्नर के पास, मोतीलाल वोरा वहाँ के गवर्नर होते हैं, उनके पास जाती हैं और लेटर्स प्रोड्यूस करती हैं। एक तो लेटर होता है कि काशीराम जी ने मुझे ऑथराइज किया है पार्टी के बिहाफ पे सारे डिसीजंस लेने के लिए। दूसरा, मैं ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले रही हूँ, मुलायम सिंह जी की सरकार से। और तीसरा, ये समर्थन पत्र है बीजेपी का, तो मैं स्टेक अब कर रही हूँ चीफ मिनिस्टरशिप का। राइट, तो ये मोतीलाल वोरा जी के पास वो पहुँचती है। ये करके फिर वो लखनऊ में ही गेस्ट हाउस है, वहां पहुंचती है अपने पार्टी के सारे विधायकों के साथ बैठक करने के लिए, और इसका पता चलता है मुलायम सिंह यादव जी को, वो चीफ मिनिस्टर है। और इसे गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। बहुत 1995, यस, 2 जून, ये वेरी इग्नोनिमस इनफैक्ट। सो 2 जून को मायावती वहां पे अपने सारे 67 विधायक होते हैं बसपा के, उनके साथ बैठक कर रही होती है वहां पे, और मुलायम सिंह यादव अपने समर्थकों को भेजते हैं कि वहां जाओ। राइट, उनको समझाओ, डराओ, धमकाओ, जो भी है। और मुलायम सिंह यादव के करीब 200 समर्थक गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। उन समर्थकों में अतीक अहमद भी होता है। राइट, और वो वहां पे पहुंचते हैं, और समर्थक मतलब सारे बाहुबली गुंडे, जो भी आप बोल सकते हैं। यस, तो वो पहुंचते हैं वहां पे, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं लोगों को पता लगता है, और वो बाहर से दरवाज़ा पीटना शुरू करते हैं, और वहाँ पे हल्ला गुल्ला शुरू होता है। वहाँ जितने एमएलएज होते हैं उनको मारा पीटा जाता है। मायावती तब तक भाग के अपने 1-2 लोगों के साथ उसी गेस्ट हाउस के एक स्वीट नंबर 1 में जाके छुप जाती हैं, बंद कर लेती हैं दरवाज़ा। बसपा के कुछ 5 विधायकों को उठा के ये लोग गाड़ी में डाल देते हैं, और फिर चीफ मिनिस्टर्स हाउस ले जाते हैं। वहाँ पे उनसे कोरे कागज़ पे साइन करवाते हैं कि समर्थन आप हमारी सरकार को दे रहे हैं। तब तक इधर इनके जितने समर्थक थे, ये मायावती खुद को स्वीट नंबर 1 में बंद कर लेती हैं, और दरवाजे पे बिस्तर, सोफा, अलमीरा लगा के दरवाज़ा टेक देती हैं कि दरवाज़ा नहीं तोड़ पाए। बाहर से लोग दरवाज़ा पीट रहे हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि एसएसपी वहाँ पे बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। राइट, मुलायम जी मुख्यमंत्री थे। और फिर लेकिन क्या होता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो अपराइट होते हैं, वो जो वर्बल ऑर्डर सीएम हाउस से दिए जा रहे थे उनको मानने से इनकार कर देते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अति हो रहा है। और फिर इनफैक्ट एक और ब्रह्मदत्त द्विवेदी, इनफैक्ट वो बीजेपी के विधायक होते हैं और आसपास ही होते हैं, तो हल्ला गुल्ला सुनते हैं तो वहाँ आते हैं। वो संघ के भी स्वयंसेवक रहे होते हैं बीजेपी के, और वो देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो उनको बहुत क्रेडिट दिया जाता है। और वो एक लाठी लेके वहाँ पे भांजना शुरू करते हैं लोगों के बीच में जितने हुड़दंगी होते हैं। फिर कुछ बहुत अपराइट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो बीच बचाव करते हैं इनको। फिर तब तक ये बात केंद्र तक पहुंच जाती है कि ऐसा कुछ हो रहा है। वहाँ के डीएम को, एसपी को, सबको भेजा जाता है। आईजी पुलिस आते हैं, और
तब फिर समर्थकों पर वहाँ पे जितने भी इनके मुलायम जी के समर्थक होते हैं लाठीचार्ज होता है, फिर उनको हटाया जाता है। ये रात तक ये सिलसिला चलता है। फिर बाहर से पुलिस आवाज़ देती है मायावती जी को कि आप बाहर आइए, अब लोग चले गए हैं, लेकिन वो इतनी डरी होती हैं कि नहीं आती। शी इज लाइक, फिर आधी रात को बहुत समझाने बुझाने के बाद शी कम्स आउट, राइट। उनको राजभवन भेजा जाता है कि आप राजभवन जाइए, वहीं सुरक्षित हैं आप, क्योंकि अगर स्टेट गेस्ट हाउस में आप सुरक्षित नहीं है राज्य के, तो फिर राजभवन ही दूसरा ऑप्शन बचता है। राजभवन इज गवर्नर्स हाउस। राजभवन भेजा जाता है। कहा जाता है कि इसके बाद इनफैक्ट कहा जाता है कि मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया, and she started wearing suit. It is much safer for such situations, in fact, right? It is told. So that was, मतलब ये एक दिन था जो बहुत ही काला दिन बोलते हैं यूपी के। दूसरे दिन फिर इनफैक्ट वो चीफ मिनिस्टर की शपथ लेती है। अच्छा, अगले दिन पार्टी टूट जाती? नो, सो पार्टी दूसरी रात को टूटनी थी। हाँ, तो टूटी नहीं। लेते हैं। हाँ, सो बसपा का समर्थन दिया भाजपा ने, एंड नई सरकार बनती है, मायावती मुख्यमंत्री बनती है, और देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनती है इनफैक्ट। गॉट इट। तो उन्होंने किया, बट फिर मायावती की सरकार के बाद ये चले गई 2012 में। 12 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। कैसे? अब इन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर किया। हाँ, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बेटर किया, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, ये फर्स्ट दलित फीमेल चीफ मिनिस्टर थी, इनका नाम भी बहुत ज़्यादा था। She almost became a national news. Yes. She was not like a local leader, right? या state leader. Of course. वो भी था। और प्लस ओवरऑल स्टेट आप बता रहे हो कि ब्यूटिफिकेशन हुआ स्टेट का, और लॉ एंड ऑर्डर भी बेटर हुआ, तो फिर क्यों हटा दिया? सो अगेन, सो शी इनफैक्ट वो देश की, मुझे लगता है अपने पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ी दलित लीडर बन गई, मायावती। बट व्हाट हैपेंस इज, बाकी चीज़ों में आप देखेंगे, करप्शन में देखेंगे, जैसे मैंने ये इंस्टेंसेस बताए, और दूसरा इट इज़ ऑल्सो अबाउट कॉम्बिनेशंस, राइट। समाजवादी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो वोट बैंक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ग्रुप्स है। एक तो उनका जो खुद का ग्रुप कास्ट है यादव्स का, दूसरा मुस्लिम्स का। इनफैक्ट दे आर डिवोट फॉलोअर्स ऑफ मुलायम सिंह यादव। आपको ध्यान होगा कि मुलायम सिंह 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और VHP के शिला पूजन कार्यक्रम के लिए कारसेवक पहुंच रहे थे अयोध्या में, तो वहाँ पर उन्होंने गोलियां चलवा दी थी कारसेवकों पे टू सेव द स्ट्रक्चर, राइट। तो उस समय से वो आइकन बन गए थे मुस्लिम्स के लिए, इनफैक्ट द आइकन ऑफ सेकुलरिज्म, सो एज टू से। तो वो कास्ट ग्रुप्स उनके पास हमेशा से बहुत कैप्टिव था। दे वर एबल टू ब्रिंग इन सम अदर कास्ट ग्रुप्स। अखिलेश यादव तब तक आ चुके थे और पार्टी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, तो कैंपेन उन्होंने बहुत अच्छा 2012 में किया। कहा अखिलेश को, इनफैक्ट उनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि बहुत अच्छा कैंपेन चलाया। क्या कैंपेन था? एक उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली पूरे प्रदेश में, इनफैक्ट एक वो था टेक्नोलॉजिकल रूप से, इनफैक्ट he studied from Australia and all, at least I want to believe that he understands technology and all of those stuffs. तो जो पूरा कैंपेन था उस सेंस में बहुत कनेक्टेड टू द यूथ, राइट। ही फेल्ट लाइक अ न्यू यंग लीडर टू द स्टेट, अवे फ्रॉम, करेक्ट। सो लोग भी ना देखना चाहते हैं होप। तो अगर आप बहुत पुराना एक ग्रुप से ना, अभी ये सब 80-90 के दशक के लोग थे, तो आप एक नया चेहरा दिखाते हो तो लोगों को भी पसंद आता है। और एक फ्रेश कोई चेहरा होता है तो उसके साथ कोई बैगेजेस नहीं होते, राइट। तो आई थिंक दैट वर्कड। 2012 में समाजवादी पार्टी फिर से जीती, बहुमत में आई। अखिलेश यादव ऐसे कोई चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं थे, लेकिन फिर वो सब तरफ से आवाज़ आने लगी कि अखिलेश यादव इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस विन। तो मुलायम सिंह यादव ने बोला कि ठीक है, अब पार्टी आपके हवाले, एंड अखिलेश यादव बिकेम द चीफ मिनिस्टर। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, इनमें क्या हुआ? सो आई थिंक जनरेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप बोले। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं 2012 में। अब मुलायम सिंह यादव ऑफ कोर्स उन्हीं के आशीर्वाद से बनते हैं। व्हाट हैपेंड इज एक कोटरी बन गई, राइट, विच इज शिवपाल सिंह यादव, मुलायम यादव, अमर सिंह एक तरफ हो गए, और अखिलेश यादव अपने दूसरे चाचा के साथ अलग हो गए। बीच बीच में कुछ हुआ कि जो चीफ सेक्रेटरी थे वो बहुत क्लोज थे शिवपाल यादव के, अखिलेश ने उनको हटा दिया। फिर शिवपाल यादव को उनके मिनिस्टीरियल बर्थ से हटा दिया, उनको एक सिर्फ सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर बना दिया। फिर शिवपाल यादव को उन्होंने इनफैक्ट हटा ही दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। फिर मुलायम सिंह यादव ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए
अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट्स दिए कि मेरा बाप तो चारपाई पे सोता था, अमर सिंह ने इसको 5 स्टार में सोने की आदत लगा दी, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए. दैट लेड टू अ होल फैमिली ड्रामा. इनफैक्ट ऑल ऑफ इट वाज ऑन द टीवी. एंड मतलब फाइनली फिर इट केम टू अ सीन वेयर मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को हर कुछ वो बोल दिया जो शायद कोई बाप अपने बेटे को, प्राइवेट हो सकता है बोलता हो, बट इतने पब्लिक लाइफ पे तो शायद ही बोलता हो. क्या बोला? व्हाट वाज द मोस्ट नालायक, मतलब अब बेटा नालायक हो जाए तो क्या कर सकता है बाप एंड ऑल दैट. तो इनफैक्ट फिर उन लोगों ने अलग पार्टी बनाई, शिवपाल सिंह यादव ने अलग पार्टी बनाई, मुलायम सिंह यादव उनके साथ चले गए. अखिलेश यादव बिकॉज समाजवादी पार्टी पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, सारे सांसद विधायक इनके साथ हो गए, अखिलेश यादव के साथ हो गए. तो दैट वाज अ फुल ऑन फैमिली ड्रामा. दिस इज ऑल्सो व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज कि जितने भी समाजवादी नेता आप देखेंगे वो बात करते थे बहुत लिमिटेड मीन्स में रहने की, ज़मीन से जुड़े रहने की, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करने के लिए, समाज के लिए करने की. एंड द आयरनी इज कि मुलायम सिंह जी की पार्टी, राइट, समाजवादी पार्टी, जब आप देखेंगे उनके परिवार के एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 20-20 लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहे एक एक बार में. संसद में, लोकसभा में एक साथ 5 फैमिली मेंबर्स रहे, राइट. छोटी छोटी पार्टियों के नहीं होते 5 सांसद, राइट. सो दैट्स द आयरनी कि इतने सारे लोग, एवरीबडी इन हिज फैमिली. तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में और कोई भी ऐसी फैमिली है जिसके इतने सारे मेंबर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हैज बीन द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत समितिज, लोकल लेवल बोर्ड्स, हर जगह. मतलब कोई भी उनके परिवार में मन कर गया अगर नेता बनने का तो बन जाता था. मतलब इट्स क्लियर दैट रिजल्टेड इन ऑल ऑफ दिस. Did BJP actually got an advantage because of this family dispute? That's one, of course. Second, I think. But योगी जी का राइज कैसे हुआ? करेक्ट. सो सेकेंड आई थिंक 14 के बाद एक जो माहौल बनना स्टार्ट हुआ पूरे देश में, इंक्लूडिंग यूपी, विच वॉज न्यू गवर्नमेंट हैज कम इन विच इज़ वेरी डिसाइसिव, विच हैज़ its cultural ethos in the very right place, right? And when you say cultural ethos, it is not just Hindutva, but a pride in our cultural legacy as well, right? तो दैट स्टार्ट, वो आप देखेंगे कि पूरा देश में ना वो एक माहौल बनने लगा. एंड उत्तर प्रदेश उससे अछूता नहीं रह सकता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो इनफैक्ट सेंटर था उसका. तो बीजेपी के जो 3 सबसे बड़े मुद्दे रहे, अगर आप 90 से देखेंगे तो उसमें पहला रहा है राम मंदिर आंदोलन, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड तीसरा 370 जम्मू एंड कश्मीर का हटाना. देन द बीजेपी ऑल्सो इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्शन मशीनरी. मुझे लगता है 14 में आप देखेंगे अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाजपा के, राइट. और 17 का जो यूपी इलेक्शंस था वो भाजपा ने एक तरह से ऐसे लड़ा कि वो कॉन्फिडेंस दिखने लगा कि नाउ वी कैन विन दिस स्टेट, राइट. अखिलेश यादव 2012 में जब आए तो उन्होंने अपनी तरफ से कम पब्लिकली बहुत सारे क्रिमिनल से डिसोसिएट करने की कोशिश करी. बट प्रॉब्लम था कि समाजवादी पार्टी एज अ पार्टी अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली जितने भी क्रिमिनल्स कभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, ऑल ऑफ देम करीब करीब समाजवादी पार्टी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रहे ही रहे, ऑल ऑफ देम, राइट. तो इतना जल्दी डिसोसिएट करना भी पॉसिबल नहीं है. तो एंड इनफैक्ट वेरी जनरली आप यूपी में किसी से भी बात करेंगे तो आप वो बोलेंगे कि समाजवादी पार्टी का राज रहता है तो गुंडागर्दी तो होती है, वो क्लियर है, राइट. बहुत ज़्यादा इनफैक्ट ऑथेंटिक न्यूज़ पीसेज आए जिसमें आए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट बायस भी था अखिलेश यादव का. इनफैक्ट 1-2 डेटा है कि जिसमें जो पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती हुई और जो थानों में एसएचओज बनाए गए, ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ देम वर फ्रॉम अखिलेश यादव्स ओन कास्ट, राइट. तो वो भी एक नैरेटिव बना कि सिर्फ अपने कास्ट का प्रोग्रेस चाहते हैं. तो जो नॉन यादव ओबीसीज थे वो भी थोड़ा ग्रेविटेट किए बीजेपी की तरफ, कंबाइंड विद अ नेशनल नैरेटिव. जो इलेक्शन लड़ा गया और 2017 में बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ आ जाती है, बट विदाउट द चीफ मिनिस्टर्स फेस. That's what my question was. Yeah, so the BJP won it largely on नरेंद्र मोदी जी's face in fact. हाँ, तो उस टाइम में वेव चल रही थी पूरे कंट्री में, हर इलेक्शन वाज गेटिंग वन बिकॉज ऑफ द नेशनल वेव. करेक्ट, राइट. बट उस वेव में हाउ कम दिस वन पर्सन वो ऑब्वियसली बहुत सालों से वो पॉलिटिक्स में रहे, बट वेरी लोकल फेस, नोबडी नेशनल लेवल पे किसी ने उनका नाम नहीं सुना था,
नेशनल लेवल पे उनके कोई एसोसिएशन स्ट्रांग नहीं थे एंड ही इज़ यंग, तो एकदम से इतने यंग को कोई पार्टी के पुराने एक्सपीरियंस नेता को भी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया. लाइक व्हाट वाज दिस कॉल? So no, थोड़ा सा, so there were multiple contenders of course उसमें, and the kind of information that I have also read across. योगी आदित्यनाथ of course एक contender थे, मनोज सिन्हा जी एक contender थे, केशव प्रसाद मौर्य एक contender थे, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के वहाँ पे इनफैक्ट, जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं. आई थिंक योगी जी के साथ जो एडवांटेज था, वन, यंग आप बोल सकते हैं लेकिन इनएक्सपीरियंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ही वाज अ 6 टर्म्स एमपी बाय देन. तो कोई बंदा 6 बार एमपी रह गया हो, एक जगह से लगातार जीता हो, इलेक्शन हारा नहीं हो, तो अपने आप में दिस इज अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट, पॉपुलैरिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं. तो पहला मुझे वो लगता है. दूसरा, एक यंग फेस होने का फ़ायदा ये होता है कि यू विल हैव समबडी जो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकता है. राइट, यू आर बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि एक टर्म के बाद इसको तो रिटायर करना पड़ेगा. राइट, यू आर बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर. थर्ड, अगर आप कल्चरली देखेंगे तो ही इज इन सिंक विथ बीजेपीज आइडियोलॉजी, सो एज टू से. वो एक मठ के महंत हैं, गोरखपुर मठ के महंत हैं. सो ही इज एन एसेटिक, अब सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, त्याग दिया है. इंडिया में आज भी जनता बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपना सब कुछ त्याग कर समाज सेवा कर रहा हो या लोगों की सेवा कर रहा हो. तो क्योंकि एक जनरल नैरेटिव ये बनता है ना कि ये किसके लिए चोरी करेगा, चुराएगा भी तो किसके लिए, कोई परिवार तक नहीं है. इनफैक्ट बाद में जब ये आया, जब वो चीफ मिनिस्टर्स बने और बहुत सारे रिपोर्टर्स उनके फैमिली मेम्बर्स के पास गए, पता करने की कोशिश की क्या बैकग्राउंड है, तो वो बहुत फिर हाईलाइट हुआ, जिसमें पता चला कि उनके जितने भी भाई बहन हैं सब इतने छोटे छोटे कामों में कहीं कहीं इन्वॉल्व है कि मतलब नॉट इवन एक्सपेक्टेड कि सीएम का कोई भाई बहन ये कर रहा होगा. करेक्ट. सो दैट मीन्स आई थिंक, एंड इन द हाइंडसाइट कम से कम, मतलब जैसे भी हुआ, इट इज अ वंडरफुल चॉइस दैट वाज मेड. राइट, एंड नाउ एवरीबडी थिंक्स कि यार दे कुड नॉट हैव गॉटन अ बेटर चीफ मिनिस्टर. दैट इज ट्रू, ही इज प्रीटी गुड एक्चुअली. एटलीस्ट जितना जो बाहर से देखने को मिलता है, न्यूज़ आती है, सुनने को मिलता है, एंड द वे ही स्पीक्स, द विजन ही स्पीक्स अबाउट, हाउ डिसाइसिवनेस उन्होंने जो दिखाई है, फ्रॉम द ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू लुक्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. एंड बोथ वे, सी, किसी भी प्रदेश, देश, आप जब डेवलप करने की बात करते हैं ना, तो इट हैज़ 2 पार्ट्स. एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो आप बोलते हैं, but that is devoid of any feelings, right? So the second part of development is development where people feel good about themselves. Yeah. That is all. Especially आप किसी जब nation state की बात करते हैं, what is a nation state? Nation state ये थोड़ी होता है कि इतना बड़ा geographical area तो एक nation state है. There has to be something else जो उनको bind करे. Spirit. Legacy है, spirit है, cultural legacy है. यूपी में आप देखेंगे अभी वो बहुत अच्छे से दोनों साइड से काम हो रहा है. अयोध्या में ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद उसे बनाया गया, जिस सीरियसनेस के साथ प्राण प्रतिष्ठान हुआ, आज अयोध्या में जितने टूरिस्ट्स आते हैं, जितने अच्छे से वो एरिया डेवलप हो रहा है एज अ टूरिस्ट स्पॉट, उसमें आपको गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा. आप बनारस देख लीजिए, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, कोई इस पर बात भी नहीं करता था. राइट, हाँ मंदिर है ना, क्या फ़र्क पड़ता है और क्या करना है, क्या ज़रूरत है, लोग हैं वहाँ पे, अपना चल रहा है. उसको सिर्फ ब्यूटिफाई नहीं करना, पूरे काशी विश्वनाथ को घाट से कनेक्ट कर देना. आज जो वहाँ की फुटफॉल्स है, इट इज मल्टीपल टाइम्स दैट इट यूज्ड टू. आप वेस्ट में भी देख लीजिए, आप मथुरा देख लीजिए, आप जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, एंड ऑल ऑफ दिस, एक तो इससे है कि दैट कनेक्टेडनेस वो भी बढ़ता है. दूसरा, देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दिस एज वेल. राइट, इन सारे जगहों पे. सो अयोध्या, नोबडी कुड हैव थॉट कि अयोध्या में एक फंक्शनिंग एयरपोर्ट होगा जहाँ इतने मतलब फ्लाइट्स उतरते रहेंगे. राइट, तो अयोध्या में जब राम मंदिर नहीं भी बना था, तो जैसी योगी जी की सरकार बनी, उन्होंने वहाँ पे दीपोत्सव शुरू किया सरयू नदी के किनारे. आज वो दीपोत्सव आपको ध्यान होगा, हर बार दिवाली पे कितना हाईलाइट होता है कि हर बार वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहा है. और इट्स सच अ कल्चरल थिंग. That's true. तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा विज़ावी प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड अभी का गवर्नमेंट. दूसरे साइड पे आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरली ऑल्सो आप देखेंगे, आज यूपी के हाईवेज के सब लोग बात करते हैं. सो उस पर भी काम चल रहा है. इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स में, जो अभी इन्वेस्टमेंट समिट रिसेंटली हुए हैं यूपी में, सबसे बड़े आज तक इन्वेस्टमेंट समिट्स हुए हैं. बहुत सारी अभी न्यू कंपनीज दे आर सेइंग विल इन्वेस्ट इन द यूपी. सो आई थिंक सम वंडरफुल जॉब देयर.
लेट्स गो डीपर इन दिस. Yes. इन्वेस्टर समिट, पैसा लग रहा है, बहुत लोग डरते हैं वायदे में पैसे लगाने से, एंड वील कम टू दैट, राइट. बट बिफोर दैट आपने बात करी कि वो गोरखपुर से 6 बार MP बने, और हमने कॉन्वर्सेशन हमारी स्टार्ट करी थी गोरखपुर से. यस यस राइट. तो गोरखपुर में जन्म हुआ था बाहुबलियों का, राइट. उधर बहुत सारे बाहुबली थे, तिवारी जी थे, ठाकुर फैसेट से लोग थे, एंड दिस होल थिंग वाज बिकमिंग अ बिग थिंग. वहाँ पर इतने बड़े बाहुबलियों को हराकर हाउ डिड योगी जी बिकेम द फेस? सो अब देखेंगे गोरखपुर में बाहुबलियों के अलावा जो गोरखपुर का मठ है उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस है उस जगह पे. बहुत इन्फ्लुएंस है. इनफैक्ट जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे अवैधनाथ, वो भी वहाँ से MP थे गोरखपुर से उसके पहले. तो अगर वैसे आप प्लेयर्स के तौर पे देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम फैक्शंस, मठ का अपना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उस एरिया में. दूसरा इन्फ्लुएंस के अलावा रिस्पेक्ट. द मोमेंट, एक तो है कि आप गैंगस्टर है तो आपका डर हो सकता है, रिस्पेक्ट नहीं आएगा ना. मठ का इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से ज्यादा आता है, राइट. क्योंकि इट इज लेड बाय समबडी जो एक मतलब साधु है. तो उधर उन गैंगस्टर्स के बीच में एक ये लोग क्यों बनते जा रहे थे? क्यों रिस्पेक्ट थी? क्यों लोग इनसे डरते नहीं थे? और क्यों गैंगस्टर्स ने बनने दिया? क्योंकि गैंगस्टर्स तो चाहेंगे कि अपने ही सारे लोग हों, कोई भी हो, मेरा शहर में चलता है तो मैं क्यों नहीं जाने दूं. बिल्कुल. और बहुत राइवलरीज हुई. इनफैक्ट अगर आप जाएंगे तो उसमें मुख्तार अंसारी ने इनफैक्ट एक बार योगी आदित्यनाथ पे हमला हुआ. कब? क्या? जब वो MP थे. टेल मी दिस. यस. सो उन पे हमला हुआ. इनफैक्ट आपको ध्यान होगा योगी आदित्यनाथ का एक संसद में बहुत फेमस भाषण है जिसमें वो रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं कि मुझे बता दिया जाए कि मैं संसद का सदस्य हूं या नहीं, क्या संसद मेरी रक्षा कर पाएगा या नहीं. एंड ही इज क्राइंग इन दैट वीडियो. ही वॉज एट दैट स्टेज ऑल्सो. फिर उन्होंने 2002 में अपनी खुद क्या क्यों अटैक हुआ? व्हाट वाज द बेसिक राइवलरी ऑफ कंट्रोलिंग दैट रीजन. और 2002 में फिर वो अपनी खुद की हिंदू युवा वाहिनी बनाते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म से शायद इसे नहीं जीता जा सकता है, बल की भी ज़रूरत पड़ेगी. हिंदू युवा वाहिनी बनाते हैं, उनको चैलेंज करते हैं और वहाँ टिके रहते हैं ऐसे क्षेत्र में. और इसीलिए आपको दोनों देना होगा, मतलब दोनों क्रेडिट देना होगा कि ना सिर्फ धर्म बल के क्षेत्र में भी उन्होंने इनका सामना किया. और जब वो सरकार में आए, आप देखिए, तो सबसे पहले उन्हें समझ में आया कि इनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, इन जैसे लोगों को. और जितने भी गैंगस्टर से थे करीब करीब सब के सब जेल गए. मुख्तार अंसारी जेल गए, अतीक अहमद जेल गया, विकास दुबे, he got encountered, all of them, so many of them. Do you think कि गवर्नमेंट करवाती है एनकाउंटर्स? That's a contentious issue. No, but I think, okay, कई बार हमें अच्छा लगता है सुनने में कि यार ये तो इतना बड़ा क्रिमिनल है, he deserved it. But हम ये नहीं देखते हैं कि कई बार वो फिर एक्सटेंड होते होते ना, वो कब वो थिन लाइन ब्लर हो जाती है वो समझ में नहीं आता है. तो इसीलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स अगर एक बार, दो बार, तीन बार हम उसको अप्रिशिएट करने लगेंगे, जस्टिफाई करने लगेंगे, अगर वो नॉर्म बन जाता है तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक है स्टेट के लिए. करेक्ट. तो नो, थियोरेटिकली आई डोंट थिंक एनी सीरियस पॉलिटिशियन कोई भी थियोरेटिकली इसको सपोर्ट करेगा. पर ये जो जैसे बात करते हैं कि जेल में चले जाओ नहीं तो एनकाउंटर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज जो हर जगह आता है, एंड पीपल, पब्लिक लाइक्स इट. बाय द वे, पब्लिक का सपोर्ट काफ़ी मिला, विच इज़ वेरी लाइक आज तक ऐसा देखने को मिला नहीं था. क्योंकि आज तक जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती थी तो ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे ऐसे मुद्दों के ऊपर बात होती थी जहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट वाज नेगेटिव कि ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हो आप. व्हाई आर पीपल लाइकिंग दिस कि सारे क्रिमिनल्स का मरना और कोइंसिडेंटली वो सबकी सस्पिशियस डेथ होना हैज़ बिकम अ नॉर्म, इज बिकम बैक टू बैक, एक कोइंसिडेंटली सब होते जा रहा है एंड लोगों को मज़ा आ रहा है इसमें. सी दिस इज बाय द वेरी रॉन्ग स्टेट टू बी इन. बहुत सारी ये जो क्रिमिनल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका आतंक लोगों ने देखा है. जैसे अतीक अहमद की अगर आप बात करेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति इलाहाबाद में जिसका 2011-12 की केस है, वो जेल में था और इनफैक्ट उसे चुनाव लड़ना था और उसने बेल की अर्जी डाली
इलाहाबाद, सो हाई कोर्ट का बेंच इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में नहीं है। लखनऊ में उसका बेंच बैठता है, बट हाई कोर्ट इज इन इलाहाबाद, प्रयागराज नाउ। हाँ, सो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस ने खुद को रिक्यूज कर दिया उसका केस सुनने से। क्यों? डर के मारे। और कि उनकी फैमिलीज को दिक्कत। यस, अगर वो एक तो केस सुनेंगे, बहुत ऑब्वियस है बेल रिजेक्ट ही करेंगे इस प्रकार के व्यक्ति का। बेल रिजेक्ट करेंगे तो उनको पता नहीं है क्या? तो आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट के 10 जज अगर उसका केस सुनने से इनकार कर रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति का क्या आतंक रहा होगा। उस व्यक्ति ने 2005 में बसपा से सांसद चुने जाते हैं, राजूपाल, और अतीक अहमद के भाई के अगेंस्ट वो लड़ते हैं। राजूपाल विधायक बनते हैं, और विधायक बनने के कुछ दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एमएलए को मार दे, जो हाईकोर्ट को डरा दे, तो वो व्यक्ति अगर न्यूट्रलाइज होगा, अगर वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से हटता है, तो आम जनता को तो खुशी हो। आम जनता को क्या लेना देना है कि स्टेट है, कि जुडिशियल है, कि एक्स्ट्रा जुडिशियल है? हाउ डज इट मैटर टू देम? एंड दैट्स द सेंटिमेंट व्हिच गेट्स एक्कोड। तो पीपल लाइक दैट। हर अति के अंत को लोग तो पसंद करते हैं, बट हाँ, एज अ स्टेट्समैन यू कैन नॉट देन से, और एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर, यू कैन नॉट से कि दिस इज द राइट वे। एंड यूपी में एक बहुत चर्चित या कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन है राजा भैया। हैव यू हर्ड ऑफ हिम? राइट। क्यों उनके बारे में इतनी बात होती है, एंड व्हाई ही इज सो ओपन अबाउट, अगर हम बाहुबल की बात कर रहे हैं, चीज़ों की बातें कर रहे हैं? करेक्ट। Again, he comes from the eastern part of the UP, right? Broadly eastern part of the UP, Pratapgarh, right? Again, one of the vestiges of, he comes from a very royal family, right? बाहुबल है। ज़्यादातर इन केसेस में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन विनेबिलिटी इनकी बहुत हाई होती है, राइट? 2-3 रीजन से। अगर कोई एक वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित फैमिली का मेंबर है, तो एक तो वो फैमिली के एलिजेंस के तौर पे लोग वोट देते आते हैं कि यार हम इंदिरा गांधी को वोट देते थे, तो आज राहुल गांधी को वोट देंगे। और उनके जो अगले बच्चे हैं, वो एक इंडिया में मेंटालिटी है कि हम उसको वोट देते आ रहे हैं, तो उसी को वोट देंगे। एक तो फैमिली एलिजेंस है, प्लस मोमेंट अगर आप इतने प्रतिष्ठित परिवार से या संपन्न परिवार से आते हैं, तो रिसोर्सेज का कंट्रोल आपका बहुत हाई होता है वहाँ के रिसोर्सेज का। तो पहले ज़मीनें होंगी आपके पास, फिर जब ये सब बिजनेसेस आने लगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे, तो उसमें आपका बहुत बड़ा स्टेक रहेगा। तो एक तरह से रिसोर्सेज पर भी आप ही का कंट्रोल रहेगा ज़्यादातर। तो जब रिसोर्सेज पर आप ही का कंट्रोल है, एक जनरल अलीजेंस है पब्लिक आपके अगेंस्ट, आपके साथ, और रिसोर्सेज कंट्रोल है, तो इसका मतलब है कि आपने सर्टेन बाहुबल एग्जीक्यूट किया ही है। वो बहुत ऑब्वियस है। वो बहुत ऑब्वियस है कि आपके लोग होंगे जो बिकॉज कोई ना कोई दूसरे पक्ष से कभी कुछ करेगा ही, तो आप रिटेलिएट करेंगे, वो सब होगा ही होगा। तो मेरे ख्याल से ही इज़ वन ऑफ दोज कंटिन्यूइंग पीपल। बट ऑल्सो यू सी द ट्रांजिशन विच इज़, आप कोई भी ऐसा ब्लेटेंट विजिबल क्राइम नहीं देखेंगे। तो मगरमच्छ को खिला देते हैं, व्हाट इज दैट कहानी? So this is something that I have also read and heard. In the 1990s ऐसा कुछ होता था, लेकिन आज के दिन में, अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि आज के दिन में ये संभव नहीं होगा। अगर चाहे भी तो नहीं कर सकते, और करेंगे तो इतना मीडिया लाइमलाइट, इतना स्क्रूटिनी आ जाएगा कि फिर वो पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डू यू फील कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे रूमर्स या कहानी को पलने भी देते हैं और खुद ही फैला देते हैं ताकि उनका बरकरार रहे कि भाई ये करवा देते हैं? करेक्ट, ज़्यादातर इनफैक्ट अगेन उस समय पे, और किसी एक ऐसे एरा में या किसी एक ऐसे रीजन में जहां आपको रेन करने के लिए डर की ज़रूरत हो, तो आप बिल्कुल ही करेंगे। और इनफैक्ट इसीलिए आप देखेंगे कि जो मारने के तरीके भी होते थे वो बहुत दुर्दांत होते थे। तो अगर आप देखेंगे कि श्री प्रकाश शुक्ला ने जब वीरेंद्र साई को मारा, तो 100 गोलियां दागी उसके शरीर में। एक से ही मर जाता था। उसकी आदत थी कि वो AK-47 का पूरा मैगजीन दाग देता था। तो यार, मर तो 5 गोली में भी कोई सकता है, एक में भी मर सकता है, एक में भी मर सकता है, सर पे मार दो तो 100 गोलियां दागने की क्या जरूरत है? दैट्स दी या एसिड से नहलाना। शहाबुद्दीन के लोगों ने एसिड से नहलाया वहां पे चंदा बाबू के बेटों को सिवान में। क्यों नहलाया? डर होना चाहिए उस चीज़ का कि एसिड से नहला दिया। नॉर्मली मार दिया चाकू से या एक बंदूक से तो डर नहीं आएगा ना। सो इनफैक्ट यस, इसीलिए मगरमच्छ से खिलवा दिया। वो तरीका है ना यार। अब हुआ कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन सब डर गया कि भाई तो मगरमच्छ को खिलवा देता है। तो आधे लोग तो ऐसे ही आसपास नहीं भटकेंगे, दूसरी स्टेट में बैठे हुए दूसरे लोग भी डर जाते हैं। Correct. Not just one. यस यस यस।
और कौन सी ऐसी ड्रेडेड स्टोरी सुनी है आपने जो जिसको किलिंग ड्रेडेड तरीके से करी किसी ने से बाहुबल दिखाने के लिए? बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं। आप अतीक अहमद की इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे थे। अतीक अहमद 1990 से उसने शुरू किया। अतीक अहमद जब पकड़ा गया उसके ऊपर करीब 100 से ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, 100। तो आज तक पकड़ा है क्यों नहीं था 100 के ऊपर? ही वाज विद द गवर्नमेंट ना। 90 में उसने सबसे पहले चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट, जीत गया। ही फॉट अगेंस्ट अ पर्सन कॉल्ड चांद बाबा, जिसने उसको उसके पहले क्राइम के बाद सेव किया था। वेरी ऑब्वियस, ऐसे ही चलता है, पहले वो गुरु को ही पकड़ते हैं फिर उसी को हराते हैं। तो 90 में उसने सबसे पहले चुनाव लड़ा, जीत गया। साइकिल। हाँ, फिर उसने 89 में चुनाव लड़ा, जीत गया। फिर 91 में चुनाव लड़ा, जीत गया। फिर 93 में चुनाव लड़ा, जीत गया। फिर उसको समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में डाल लिया। बार बार चुनाव जीत रहा है तो हमारे साथ रहे, तो समाजवादी पार्टी का मेंबर हो गया। समाजवादी का पार्टी का मेंबर हुआ, फिर एमएलए बना। 2004 में वो फूलपुर लोकसभा सीट से लड़ा समाजवादी पार्टी के टिकट पे। फूलपुर लोकसभा सीट जो इलाहाबाद का पार्ट है लार्जली, फूलपुर लोकसभा सीट से जवाहरलाल नेहरू लड़ते थे। वो जीता? वो जीता। उस सीट से वीपी सिंह लड़े। सोचिए, ऐसी सीट जो प्राइम मिनिस्टर सीट है। उस सीट से अतीक अहमद चुनाव लड़ता है और जीतता है 2004 में। और उसके बाद 2007 में मायावती की सरकार बन जाती है, क्योंकि 2005 में वो राजूपाल की उसने हत्या करवा दी थी। राजूपाल बीएसपी से विधायक बना था। अब साथ में मायावती की सरकार बनी तो उसने अतीक अहमद को जेल में डलवाया। 2008 में आपको याद होगा न्यूक्लियर डील हुआ था इंडिया यूएस का, इंडिया यूएस इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। और उस समय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी और पार्लियामेंट में सब वोटिंग होनी थी, क्योंकि बहुत कंटेंशियस इशू था। कम्युनिस्ट पार्टीज ने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था उस डील को, राइट। तो उसमें एक एक वोट जुगाड़ कर रही थी यूपी की सरकार की वो डील किस तरह से पास। तो समाजवादी पार्टी भी साथ में थी यूपी के इस मुद्दे पे। तो समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी किया और अतीक अहमद जेल में था। उसे जेल से लोकसभा लाया गया इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे वोट करने के लिए। सोचिए, एंड द आयरनी बट अतीक अहमद ने, समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी किया था कि सपोर्ट में वोट करना है, उसने अगेंस्ट में वोट किया। जेल से निकाला, वेस्ट हो गया। करेक्ट। लुक एट द आयरनी, राइट। सो एंड दिस इज, ही वुड से, आई वोटेड फॉर द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील व्हेन आई वाज इन द जेल, राइट। उसके बाद फिर वो निकलता है, तब तक थोड़ी उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। फिर वो 2-3 इलेक्शंस लड़ता है, हार जाता है। लेकिन उसके बाद भी इनफैक्ट 2008-7 के आसपास, 7 के आसपास, यस, एक बहुत बड़ा केस होता है। एक मदरसे में गैंग रेप होता है। मदरसे के कुछ लोगों ने गैंग रेप करते हैं और उन लोगों को बचाने के लिए अतीक अहमद सामने आ जाता है। एंड दिस इज वेरी पब्लिकली हाईलाइटेड। तो समाजवादी पार्टी को उसको पार्टी से निकालना पड़ता है, राइट। इनफैक्ट उसके बाद वो चुनाव हारता रहता है। मुझे लगता है 2009-10 के आसपास भी 2009 वाले लोकसभा इलेक्शंस में चुनाव हारता है, 12 वाले में चुनाव हारता है। 2017 में फिर इनफैक्ट इलाहाबाद में क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट है सैम हिगिंगबॉटम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ऐसे करके इलाहाबाद में। वहाँ पे कुछ बच्चे एग्जाम में चोरी करते पकड़े जाते हैं। चोरी करते पकड़े जाते हैं तो इंस्टीट्यूट एक्शन लेता है, उनको डिबार करता है। तो ये महाशय पहुंच जाते हैं उन बच्चों के सपोर्ट में और वो पूरा वीडियो पे कैप्चर्ड है, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरास थे, पूरा पहुंच रहा है और वहां के लोगों को धमका के फिर पीट रहा है। किन बच्चों को कैसे निकाला। एंड ये सारी स्टोरीज हैं, ये सारी चीज़ें होती है, इसी की वजह से ना बिजनेस करने में लोग डरते हैं यूपी में। इनफैक्ट यस। और आप देखेंगे कि 2017 के बाद भी पीपल हैव अ मेमोरी, और खासकर बिजनेसमैन ना वो बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी सरकार है, क्या पॉलिटिक्स है। वो दे वांट टू बी, उनको लगता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न्स ढंग से आ जाएंगे, अगले मेरे 30, 40, 50 साल सही रहेंगे। तो उनको ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि यहाँ पे जो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, ये सब ठीक रहेगा। मतलब वो कोई एक्स्ट्रा फेवर भी नहीं मांग रहे, लेकिन वो बोल रहे कि कोई आके मुझे परेशान तो नहीं करेगा ना, कि मैं यहाँ फैक्ट्री लगाया तो कल 10 लोग आ गए कि चलो 1 करोड़ रुपया दो मुझे। तो वो होता ही है ना, होता ही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो इसलिए मेमोरी रहती है। तो इवन इफ आप ना, जैसे 17 के बाद आपने कोशिश किया, बहुत सारे माफियाओं को अंदर डाला, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बात हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर विल स्टिल वेट एंड सी। वो देखता रहेगा, बोलेगा नहीं अभी इनफ नहीं है, अभी तो 2 ही साल हुआ, अभी तो 3 ही साल, हु नोज, फिर से आ गए वो लोग। तो
तो वो ना इतना कॉशियस होगा प्राइवेट सेक्टर कि वो 5 साल वेट करेगा, 7 साल वेट करेगा, जब उसको एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नाउ अब ये स्टेट ऐसे एक स्टेज पे पहुंच चुका है जहां से वापस नहीं जाएगा उसी जोन में, तब जाके वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत टफ है लाना। एंड इनफैक्ट इसमें आप देखेंगे कि जब, और मैं पढ़ रहा था इस पे कि यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ, तो इन्वेस्टर समिट्स में जनरली क्या होता है कि कंपनीज को बुलाते हैं, कंपनीज आ जाते हैं कर्टसी में, MOU साइन हो जाते हैं, सब बोलते हैं हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, हम 100 करोड़ लगा देंगे, 300 करोड़ लगा देंगे। तो ऐसे कमिटमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कमिटमेंट्स फ्रक्टिफाई नहीं होते, कुछ नहीं होता उसका, बस बात करके चले जाते हैं। हाँ। तो पता चला 40,000 करोड़ का कमिटमेंट हुआ, फाइनली 400 करोड़ भी नहीं लगा, राइट। समथिंग दैट द योगी गवर्नमेंट डिड वेरी वेल इज, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने इन्वेस्टर समिट के बाद जितने भी कमिटमेंट्स हुए उसको ट्रैक करने के लिए एक टीम बनाई, राइट। इनफैक्ट उनके एक मिनिस्टर है सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो फॉरेन जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको फॉरेन भेजा सिद्धार्थ नाथ सिंह को, वहां जाके बात करने के लिए कि आपने वहां पे कमिटमेंट किया था, कोई इशू आ रहा है, कोई हर्डल्स है, लेट्स सॉल्व इट। और यहां पे जितने भी इन्वेस्टर्स थे एक टीम बनाई जो उनसे बात कर सके, ट्रैक कर सके कि आपने ये इंटेंट शो किया था, कहां पे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो कोई कॉर्पोरेट अगर इस प्रकार से सामने से इतना प्रोएक्टिव मेजर दिखेगा तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा ना। पर अब जैसे किसी इन्वेस्टर ने एज अ बिजनेस पर्सन उसे लगा दिए पैसे, लगा दिए कि चलो ये वाली गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, अब उसे डर है 5 साल बाद अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई, अग्री, तो जो दूसरी गवर्नमेंट इज़ XYZ नोन फॉर कि वो गुंडों के साथ काम करती है, कभी ना कभी टिकट दे चुकी है, तो मैं तो क्यों लगाऊंगा कभी। आई कंप्लीटली अग्री टू योर पॉइंट एंड हेंस आई एम सेइंग प्राइवेट सेक्टर बहुत कॉशियस होगा। तो योगी जी के आते ऐसा नहीं कि साल 2 साल में सबने फैक्ट्रीज लगा दी है वहां पे, बिल्कुल नहीं। अभी भी दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, अभी भी दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। इट विल टेक अ फ्यू मोर ईयर्स, इट्स अ नोन फैक्ट। वो 10 साल 15 साल वेट करेंगे कि इनफैक्ट उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अब ये स्टेट ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां सरकार बदल भी जाती है तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस उनको चाहिए। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। एग्जैक्टली अभी महाराष्ट्र जनरली बोल रहा है, गुजरात में सरकार बदल भी जाए, जो इंडस्ट्रीज का माहौल है वो नहीं बदलेगा, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है ना। ट्रू। एंड तो अभी वहाँ पे इन सब में तो बहुत दिक्कत है। तो ये डू यू थिंक ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट इज जस्ट सपना ही है अभी? नॉट एट ऑल। कौन सी MNC ने बहुत पैसे लगाए अगर, या कौन बिलियनर्स बने यूपी से? सी अगेन व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इज कि बिलियनियर्स या बड़े इंडस्ट्रीज से सिर्फ कितने हैं, अगर आप लोकल लेवल पे ना इकोनॉमीज को बेटर कर पाते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे एक इनिशिएटिव है कॉल्ड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP का क्या कॉन्सेप्ट है कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक स्पेसिफिक कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें वो स्पेशलाइज करे, जो वहाँ का कोर बन जाए और जिसको फिर हम एक्सपोर्ट लेवल तक पहुँचा सकें। तो इफ यू आर एबल टू मेक ईच ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट्स, यूपी में जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट इस लेवल पे पहुंच जाए कि दे आर नोन फॉर an individual thing, and that is then sold to every other part in the country and even exported, you don't need billionaires. No, honge so again, you know, because there's a saying in FMCG specifically कि अगर आपका यूपी में मार्केट स्ट्रांग हो गया तो आप बहुत बड़ा आपका टर्नओवर हो जाएगा। FMCG में पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, बहुत लंबी बात। जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उस मार्केट के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है उसके पैसे सबसे ज़्यादा होते हैं, और उधर से इतना पैसा आता है, देन यू कैन कंट्रोल। टिपिकली आप कंट्री में पैसा डाल के आपका डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, राइट। फिर उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि यूपी की पॉलिटिक्स जिसने खेल ली वो सेंटर चले जाएगा, इंडिया की पॉलिटिक्स खेल ली, हर चीज़ में इनका नाम आता है, बट वहाँ पे ग्रोथ प्रोग्रेस कुछ ऐसा दिखा नहीं कि कोई इंडिविजुअल ने थ्राइव किया है, या इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों ने थ्राइव किया एट अ टॉप 1%। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थ्राइव किया होगा, बट टॉप 1% पीपल या टॉप 0.1% लोग वहाँ से नहीं आए। सो द प्रॉब्लम इज टू थ्राइव एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, इट इज नॉट ओनली द इंडिविजुअल विच मैटर्स बट ऑल्सो द एंटायर इकोसिस्टम। तो अगर आपको बड़ा बनना, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप बोलोगे कि मुझे टेक में बहुत बड़ा बनना है, तो आपको सिलिकॉन वैली ही जाना पड़ेगा। तो आप नहीं बोल सकते कि बॉम्बे से कौन बड़ा बना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जाम्पल somebody needs to get into or get bigger in the automobile industry, तो चेन्नई जाएगा, मानेसर जाएगा, जो भी पुणे जाएगा, जो उसके हब्स हैं,
right? So for any industry to become bigger and bigger, because it also thrives on, जैसे मैं अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा हूँ और उसको उतना बड़ा बना रहा हूँ तो उसके लिए टैलेंट भी चाहिए मुझे आसपास में. टैलेंट चाहिए, आसपास का सपोर्ट चाहिए, वो पूरा क्लस्टर होना चाहिए. करेक्ट, एग्जैक्टली. सो हेंस क्या होता है कि इन स्टेट्स में जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पुअर है अभी तक, कम से कम अभी तक, तो उन स्टेट्स में अगर कोई थ्राइव भी करना चाह रहा है और निकला भी है तो बाहर जाके थ्राइव किया होगा, आपको दिखेगा. एंड हेंस वी स्पीक अबाउट द ब्रेन ड्रेन, क्योंकि वहां पे वी डू नॉट हैव द इकोसिस्टम फॉर दीज पीपल्स टू फ्लरिश. वो छोटा मोटा कर रहा होगा, जैसे ही अगर बड़ा भी बनना होगा तो किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे कंट्री चला गया होगा, राइट? सो समबडी कैन थ्राइव इन नोएडा बिकॉज नोएडा पे अब वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इकोसिस्टम है, लेकिन शायद यूपी के अदर एरियाज में अभी वो नहीं है. कहाँ है कुछ भी. इज दैट द रीजन कि यूपी से माइग्रेशन सबसे ज्यादा है? यूपी के लोग हर स्टेट में, ऑफ कोर्स, सब, क्योंकि वहाँ पे यूपी में अपॉर्चुनिटीज नहीं है. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और आज भी नहीं है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 23 करोड़ पॉपुलेशन है. अगर नेचुरली आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, सर्विसेज सेक्टर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट रहेगा, तो एग्रीकल्चर पे कितना डिपेंडेंस हो सकता है? और एग्रीकल्चर में ज़्यादातर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि वो खेत में चाहिए 2 लोग और वहाँ पे 6 लोग काम कर रहे हैं झूठ मूठ का, क्योंकि बस हैं तो काम कर रहे हैं, राइट? तो पिछले 7-8 साल में कुछ नहीं हुआ फिर? अगेन 7-8 साल में कभी कोई देश, कोई प्रदेश जीरो से हीरो नहीं बन सकता है. कुछ तो होना चाहिए. हो रहा है. एंड हेंस आई एम सेइंग, जैसे मैं छोटे छोटे इनिशिएटिव बता रहा हूँ, ODP मैंने एक बताया, जितने भी कल्चरल सेक्टर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ है आप वो देख लीजिए, एक्सप्रेसवेज. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को बुलाते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि मेरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में. सो मेरे पास रोड्स है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे पास पानी है, मेरे पास मैन पावर है, स्किल्स है, ये है मेरे पास प्लेस में. यूपी इज बिल्डिंग दैट. सो इट विल टेक अ फ्यू ईयर्स फॉर दैट टू फ्रैक्टिफाई. ओके, बट यूपी एक चीज़ के लिए बड़ा फेमस है, दैट इज हमारी कंट्री के सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स यूपी से रहे, राइट? सो वेयर एज इंडस्ट्रियलिस्ट या बिलियनर्स नहीं रहे, या टॉप इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा अगर आप देखो रिसर्चर्स, नोबेल लॉरेट्स, ये सब वहाँ पे नहीं रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे सारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे, बहुत सारे, लाइक जवाहरलाल नेहरू वहाँ से, अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ से है, VP सिंह वहाँ से थे, चरण सिंह जी की बात कर रहे था वो वहाँ से है, बंच ऑफ पीपल फ्रॉम यूपी. वाई? ऐसा क्या है कि यूपी वाले, इंदिरा गांधी जी वहाँ से हैं? ओके, सो यूपी आप देखेंगे तो व्हेन इट वाज फॉर्म्ड एज यूपी, पहले उसे बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, राइट? तो फिर वो फेमस हो गया यूनाइटेड प्रोविंसेस अंग्रेजों के समय, बिफोर इंडिपेंडेंस यूपी बोला जाने लगा. फिर हम लोग उसको जब आज़ाद हुए तो हमने उसे उत्तर प्रदेश बनाया, यूनाइटेड प्रोविंसेस को. एरिया वाइज आप देखेंगे एंड पॉपुलेशन वाइज आप देखेंगे, सो पॉपुलेशन वाइज राइट नाउ इट स्टैंड्स एट अराउंड 23 करोड़, राइट? एंड जो हमारा सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा सीट्स हमारे यूपी से आए, राइट? सो इनफैक्ट जब उत्तराखंड साथ में था तो 85 सीट. सो लाइक 1/5 ऑफ द सीट्स ऑफ द कंट्री कम फ्रॉम 1/6 कम फ्रॉम दैट स्टेट. सो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया तो 1/6 काम तो ऐसे ही हो गया हमारा भाई. दूसरा, यूपी हैड ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी देखेंगे तो लॉट ऑफ दीज लीडर्स केम फ्रॉम दैट प्लेस. सो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की फैमिली इलाहाबाद से आई, गोविंद वल्लभ पंत थे, मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने BHU के फिर बाद में स्थापना की. तो बहुत से ऐसे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, बहुत से ऐसे लीडर्स आपको दिखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में हु केम फ्रॉम दैट एरिया, राइट? सो एक वो सिग्निफिकेंस भी था. BHU का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो भी सिग्निफिकेंस था. जब हम लोग ना आज़ादी के बाद, हाँ हुआ ये कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा सीट्स उसके पास आई, प्लस जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, इंसिडेंटली कम्स फ्रॉम दैट प्लेस. उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी, शी केम फ्रॉम दैट प्लेस. और वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कंटिन्यूड रहा, राइट? बिकॉज ऑफ दैट इमेंस, सो एज टू से, नंबर ऑफ सीट्स एंड पावर एंड सो ऑन. और इस कारण से हमें लगता है, फिर चाहे आप चौधरी चरण सिंह को देख लीजिए या VP सिंह को देख लीजिए, जितने भी है, वाजपेयी जी उसके बाद हुए, तो वो सिग्निफिकेंस हमेशा से बना रहा. और अभी भी इनफैक्ट, right? You understand that without winning UP, to form a government at the center is almost impossible. Do you think that signifies that maybe the next PM is going to be from? That too much of a conjecture it would be. So. What do you think Yogi ji banenge next PM?
ये गेस करना बड़ा मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट. इफ यू आस्क मी विल ही बी अ गुड पीएम, आई विल से yes. But today, based on whatever scenario is, A lot of people, so to point at one person would be difficult. Yogi ji certainly has a very strong popularity right now. How I see it as elections, chunki I'm also involved politically and I am a part of election management committees. Elections में आप देखेंगे उनके सभाओं की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है. So every candidate would say कि यार योगी जी की एक सभा दिला दो हमें, जीत जाएंगे. मतलब So Yogi ji to campaign in their own seats, right? So they would in UP की in any state. any state. क्या I'm बात not talking कर about that's what I'm saying. I'm not talking about UP. हमारे झारखंड में चुनाव थे तो सारे विधायकों की यही थी, सारे कैंडिडेट्स की यार हमारे यहाँ एक योगी जी की सभा करवा दो, राइट. सो प्रधानमंत्री के तो फिक्स थे कि उनके वो 6 सभाएं होनी है, तो द प्लेसेस वर फिक्स्ड, तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते थे ये लोग. तो उनका था कि यार सेकंड मुझे योगी जी के दिला दो. So that was a huge demand. Maharashtra mein, when we won the elections, before that there was huge demand of his, sabhas in almost all places in Maharashtra. So that way, and that's what I'm saying. So his popularity has transcended Uttar Pradesh. अभी वो उससे बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है. Okay. एक यूपी में कहानी चलती है बुलडोजर जस्टिस. डू यू लाइक दैट? पहले है क्या बुलडोजर जस्टिस, ये बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ? सो कुछ केसेस में सो व्हाट हैपेंस जनरली, प्रोसीजरली मैं बता रहा हूँ. पहले प्रोसीजरली क्या होता है, कई बार लेट्स से किसी केस में कोई इम्प्लिकेट होता है, एक सर्टेन क्रिमिनल, राइट. वो क्रिमिनल फरार होता है तो उसको हम फिर कोर्ट से परमिशन लेते हैं, उसको कहते हैं कुर्की जब्ती. दैट्स जस्ट सिंस वो फरार है तो हम उसका प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं, राइट, सो दैट वी आर एबल टू ब्रिंग हिम बैक, कैच हिम एंड सो ऑन. सो प्रोसीजरली ये है. तो यूपी में आप देखेंगे कि 17 के बाद से ये फ्रेज बहुत चलन में आया. चलन में इसलिए आया क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस में ऐसी काफ़ी कुर्की जब्ती हुई, राइट. जब कुर्की जब्ती आप करते हैं तो यू ऑल्सो रियलाइज कि बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इलीगल होते हैं, राइट. तो उन केसेस में यूपी में इन स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया. अब जनरली कंटेंशन ये होगा कि ये स्ट्रक्चर को तोड़ा क्यों जा रहा है. लीगली आप देखेंगे दे आर राइट, बिकॉज दो स्ट्रक्चर्स आर इलीगल, सो तोड़ा जाना था. बट चूंकि वो व्यक्ति किसी क्राइम में या सामने नहीं आ रहा था, उस पर ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ऐसा कोई हल्ला नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा था, तो दैट स्ट्रक्चर, दैट होम, दैट एवरीथिंग रिमेन्स, राइट. बट जब वो सामने आ गया बंदा, जब किसी क्राइम में फंस गया, तो साथ ही साथ ये भी दिख गया कि इसका घर या ये इसकी प्रॉपर्टी इलीगल है, इस ज़मीन पे कब्जा इलीगल है इनफैक्ट. तो उसको फिर हटाया गया, तोड़ा गया, या ज़मीन का कब्जा वापस लिया गया. तो इसको बुलडोजर जस्टिस कहा गया. यस, इनफैक्ट काफ़ी पॉपुलर भी हुआ. कई जगहों मैंने सभाओं में देखा है कि जहाँ योगी जी जाते हैं वहाँ पहले से समर्थक ना 10 बुलडोजर ऐसे लाइन में लगा के खड़ा कर देते हैं कि स्वागत कर रहे हैं योगी जी का. उन्हें बुलडोजर बाबा बुलाते हैं. करेक्ट. यस. डू यू थिंक ये ऐसा इमेज, ऐसे स्टैंसेस एंड ऐसे वर्ड्स होने चाहिए किसी चीफ मिनिस्टर के लिए? सो अगेन कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए गलत है कि सही है? नहीं, थोड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो अगर बिना प्रोसीजर के, सो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति कोई माइनर क्राइम में पकड़ा गया है, विदाउट एन अ प्रोसीजर मैं उसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ तो गलत होगा. जहाँ एक क्रिमिनल पकड़ा जा रहा है, क्रिमिनल या तो फरार है, कुर्की जब्ती के दौरान या फिर बाकी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उसकी प्रॉपर्टी में अगर वो निकल कर आता है कि अवैध है, ये कब्जा किया गया है, अगर उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं विद अ प्रोसीजर, अगेन आई एम सेइंग, तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग. अगेन द वे यू आर ट्रीटिंग दीज क्रिमिनल्स, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं, राइट. तो सरफेस पे आपको ये लगे कि क्राइम किया, लेकिन घर भी उसने उसी क्राइम से बनाया है. डू यू थिंक ऐसे कन्विक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं जिनको जो सुनते नहीं है ज़्यादा, एंड दे आर लाइक जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, एंड आई एम गोना स्टिक बाय इट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हाउ पीपल सी इट. ऐसे डिसाइसिव लीडर्स होने चाहिए क्योंकि एट द टॉप ऑल्सो. यस, क्योंकि ऑल्सो आप कैसे सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करो ये भी आपको देखना पड़ेगा.
इन कुछ स्टेट्स में आपको मोर देन टफ बनना पड़ता है. रीजन बीइंग कि नहीं बनोगे तो यूल बी एलिमिनेटेड और सबड्यूड. वो फिर वही होगा कि जो 90 के दशक में या समाजवादी पार्टी के दशक में हुआ है, विच इज अगर आप हावी नहीं होगे क्रिमिनल्स पे तो क्रिमिनल्स आप पे हावी हो जाएंगे. इट विल बी वन वे और दी अदर. दोनों को एग्जिस्ट नहीं करेंगे. डू यू थिंक समाजवादी पार्टी का फ्यूचर है यूपी में? प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है अभी. अखिलेश यादव यंग है. मुझे लगता है अगर इनफैक्ट पिछले टर्म में उन्होंने ब्रेक अवे करने की कोशिश करी थी, वो माफिया और उस प्रकार का इमेज था उन सबके साथ, अगर वो शेड ऑफ कर देते हैं. दूसरा, थोड़ा सा कास्ट पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं. इनफैक्ट पिछला उनका जो टर्म था उसमें बहुत एलिगेशंस उन पे लगे कि स्पेसिफिक अपने कास्ट के लोगों को पोस्टिंग्स में, अपॉइंटमेंट्स में, वो बहुत मैसिव लेवल्स पे, इनफैक्ट डेटा है, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स पब्लिश्ड, उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं. तो आई थिंक दे हैव अ फ्यूचर. बट अभी आज do you feel this election, the next which is going to come, their future? प्रिंसिपल ऑपोजिशन, सो मेन कंटेंडर बीजेपी के अगेंस्ट में देखे 27 इलेक्शंस में भी, तो दे विल बी. यस, they will be. या And you still feel, और जीतेगा कौन? I very strong feel and want for BJP and the Yogi government to win. Yeah. Got it. Okay, let's talk about delimitation. क्या होता है ये? Delimitation is हिंदी में परिसीमन बोलते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 है. वो बेसिकली बात करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे. व्हाट इट मीन्स इज कि हमारे डेमोक्रेसी में हर किसी के वोट का वैल्यू सेम होना चाहिए. तो वो तो ठीक है, जब हम वोट डालने जा रहे हैं तो हमारा वोट एक काउंट हो रहा है, लेकिन जो हमें रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे एमपीज लेट्स से लोकसभा में, तो उनका भी वैल्यू सेम होना चाहिए. तो वैल्यू सेम कब होगा? जब वो इक्वल नंबर ऑफ लोगों को करीब करीब रिप्रेजेंट करें, राइट? तो शुरुआत में जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी फर्स्ट इलेक्शंस के लिए, तो उसी हिसाब से बनी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन होगा वो सेम रहेगा अक्रॉस द नेशन मोटा मोटी. एक आर्टिकल 82 डाला गया कि हर 10 साल में सेंसस होगा, और सेंसस के बेसिस पे, चूंकि पॉपुलेशन बढ़ेंगी, तो सेंसस के बेसिस पे फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा इनको चेंज किया जाएगा. उनके नंबर्स बढ़ाए घटाए जाएंगे, उनका जो बाउंड्रीज है उसको रीड्रॉ किया जाएगा. तो दिस इज डीलिमिटेशन. तो हर 10 साल के बाद, सेंसस के बाद वो डीलिमिटेशन होता, और कुछ सीट्स कहीं कहीं बढ़े, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके एरियाज भी वो चेंज होते गए. इंदिरा गांधी ने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई, विच इज़ इन इटसेल्फ कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतना बदल दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कि तो उसमें एक अमेंडमेंट ये था. तो उन्होंने क्या किया कि डीलिमिटेशन को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया. नाउ डीलिमिटेशन इज ड्यू इन 2026 में अब ड्यू है. अब बड़ा कंटेंशन ये है कि 1971 से ये चेंज नहीं हुई है जो सीट्स हैं, राइट? अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, सो अभी जैसे लोकसभा में हमारे पास 543 सीट्स हैं, यूपी की हम लोग बात कर रहे हैं 80 सीट्स हैं. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, आज उत्तर प्रदेश का एक एमपी वहाँ के करीब करीब 30 लाख लोगों को ऑन एवरेज रिप्रेजेंट करता है. एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 लाख की पॉपुलेशन. तमिलनाडु में आज एक एमपी वहाँ के एक कॉन्स्टिट्यूंसी के 18 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस दोनों में, राइट? तो डीलिमिटेशन के हिसाब से अब इसको फिर से सीट्स को रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि रिप्रेजेंटेशन सेम हो एमपीज का, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि अगर 2026 में हम करते हैं, और अभी सेंसस होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली 2025 में, 2025 के डेटा के हिसाब से, एंड देयर इज अ पेपर विच एक्स्ट्रापोलेट्स 2011 का सेंसस का डेटा, और उसके हिसाब से पॉपुलेशन एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं कि कितनी सीट्स होंगी कहाँ पे. तो उत्तर प्रदेश के आज के डेट में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट की जाए तो जो 80 सीट्स हैं 91 वो हो जाएंगी 139 होगी ना. 11 सीट्स प्रोजेक्टेड है. नहीं, जो 80 सीट्स है 139 हो जाएगी, राइट? बिहार की 40 सीट्स जो है वो हो जाएगी 79, ऑलमोस्ट डबल, राइट? केरला की जितनी सीट्स है इट विल रिमेन कांस्टेंट. सो द प्रॉब्लम इज नाउ सदर्न स्टेट्स ये बोलते हैं कि यार आप तो हमें डी इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लगाए, तो हमें तो नुकसान हो रहा है. True. कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कांस्टेंट रह गए और उनके इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे. सो अब ये बहुत बड़ा कंटेंशन है कि हाउ डू वी
डू दिस डीलिमिटेशन कि जिससे ये कंटेंशन सदर्न स्टेट्स ऑलरेडी इसके लिए डिबेट स्टार्ट हो गए हैं। और तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप थोड़े उनके सीट्स घटाओ और इधर थोड़े सीट्स बढ़ाओ, या तो उनके सीट्स कांस्टेंट रहने दो और इधर पूरी बढ़ने दो। दोनों केसेस में दे आर गोइंग टू लूज आउट, व्हिच इज सैड पार्ट, राइट? ओके, क्योंकि अगर आप अभी जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखो, 2/3 जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम सदर्न स्टेट्स, पेनिनसुलर स्टेट। तो जब कंट्री का जीडीपी कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है, कंट्री की मैक्सिमम इनकम वहाँ से आ रही है, आउटपुट वहाँ से आ रहा है, रेट पे जिस पेनिनसुलर रीजन अपना जो बढ़ रहा है, दैट्स फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब चाइना भी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करता जितनी तेज़ी से वो पर्टिकुलर फेस ग्रो करता है, राइट? कोई पूरी दुनिया में उतना ज़्यादा आउटपुट पर पर्सन निकाल नहीं रहे हैं एट दिस पॉइंट जिस रेट में वो लोग बढ़ रहे हैं। तो जब जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, जो आपकी कंट्री का टेक्निकली टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं ताकि आपकी कंट्री और तेज़ी से बढ़े, उन लोगों का हिस्सा ही निकाल दे रहे हो, उन लोगों की वॉइस और रिप्रेजेंटेशन ही ख़त्म कर दे रहे हो। ओके, सो द अदर पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट इज कि अगर आप सदर्न स्टेट्स देखेंगे तो सदर्न स्टेट्स का ग्रोथ भी देखेंगे लार्जली विच हैज़ कम आफ्टर लिबरलाइजेशन 91 के बाद। अगर थोड़ा हिस्टोरिकल बेसिस उसका देखेंगे तो नॉर्दर्न स्टेट्स कंटेस्ट कर सकते हैं, खास करके ईस्टर्न स्टेट्स, कि साउथ में जितना भी ग्रोथ हुआ, सो फॉर एग्जांपल जितने भी इंडस्ट्रीज लगे, उसका जो मिनरल्स आया वो ईस्टर्न स्टेट से है। ईस्टर्न स्टेट से क्यों है? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसकी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी कि कहीं भी जो मिनरल्स होगा सेम प्राइस में अवेलेबल होगा। तो झारखंड से कोल, आयरन और आके चेन्नई में प्लांट में, इनफैक्ट वहाँ से स्टील आया और चेन्नई के प्लांट में यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स बने। सो दे कैन ऑलवेज कंटेंड दैट जो भी ग्रोथ हो रहा है साउथ में, देन दे कैन कंटेंड हु इज प्रोवाइडिंग द मैन पावर फॉर दैट ग्रोथ, राइट? दे कैन कंटेंड दैट। सो एसेंशियली सेइंग कि हाँ आप लोगों ने ग्रो किया है बट यू आर ग्रोइंग एज अ पार्ट ऑफ द नेशन, यू आर नॉट ग्रोइंग कि हम लोग स्टैंड अलोन है नहीं। तो अलग अलग हम लोग कभी नहीं बात कर सकते हैं कि देर आर अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुंबई की हम बात करते हैं। मुंबई में इनफैक्ट याद होगा आपको 2008 में बहुत एंटी हिंदी हार्टलैंड सेंटिमेंट चला था। जो राज ठाकरे हैं उन्होंने बहुत सारे वहाँ से कैंडिडेट्स उधर के आए थे, मारपीट हुई थी, मजदूरों के साथ हुई थी। एंड उसके बाद इतना बड़ा एग्जॉडस हुआ था खास करके ब्लू कॉलर वर्कर्स का मुंबई से, इनफैक्ट अदर सिटी से। इट इज़ गेस्ट कि पुणे से करीब 25,000 लोग वापस चले गए थे, नासिक से करीब 15,000 लोग वापस चले गए थे, और अगले कुछ महीनों में इट फेस्ड अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 500 से 700 करोड़। तो द आर्गुमेंट कैन बी दैट वेज ऑल्सो कि आप बोल तो रहे कि ठीक है आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी हिस्सा है उस ग्रोथ में, और उसको हम रिप्रेजेंटेशन से क्यों लिंक करें? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि सबका रिप्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए, एक पर्सन एक वोट होना चाहिए। तो मेरा एमपी 30 लाख को क्यों रिप्रेजेंट करेगा, आपका 18 लाख को क्यों करेगा? आई एम जस्ट पुटिंग बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। सो इट डज नॉट हैव अ वेरी वन आंसर कि ये राइट आंसर है। इट इज अ कंटेंशंस इशू एंड हेंस 2026 में जो डिलिमिटेशन है दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी कंटेंशियस इशू। It's gonna be a very very controversial, very talked about. होगा 26 में कि पुश कर देंगे आगे? सो इसमें इनफैक्ट एक तो नेशनल लेवल है प्लस स्टेट्स के लेवल पे भी होना है। तो जितने एमएलएज, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज कि जो एमएलएज रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस पॉपुलेशन को, वो भी सिमिलर होना चाहिए अक्रॉस ऑल एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री। सीट्स अप एंड डाउन होंगी। करेक्ट। तो उसमें भी आप देखेंगे कि कई स्टेट्स में एमएलएस की सीट्स बढ़ेंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। फिर ये जब होगा तो बहुत सारे सीट्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन होंगे। इट्स गोइंग टू बी आई एम नॉट श्योर, अगेन विल हैव टू वेट टू सी कि क्या होता है और कैसे होता है। सी अभी ना एक अराउंड द वर्ल्ड एक चीज़ चलती है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ज़्यादा हो रहा है ये, मिडिल क्लास किलिंग्स बोलते हैं इसे। ओके, तो जो इंडिया के साथ भी हो रही है, ओके, मिडिल क्लास क्वीजिंग, कि आप जो 0 से 5 लाख रुपए कमाते हैं उन लोगों पे आप दबा के खर्चा करते हो। टॉप 1% जो लोग हैं जो 1-1.5 करोड़ के ऊपर कमाते हैं उनसे आप एलीट बेनिफिट्स लेते हो। आपके जो 640 करोड़ में 40 करोड़ हैं जो वो मिडिल क्लास लोग हैं जो 5 लाख से आपका 1 करोड़ के बीच में इनकम कमाते हैं, एंड उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ अपवर्ड्स ऑफ 70% इन द टैक्स सिस्टम। तो कंट्री का जो पैसे आते हैं
वो ये लोग लाते हैं. एंड दिस इज़ मेजॉरिटी राइट नाउ. अगर आप स्टेट वाइज देखो तो ये सदर्न स्टेट से आता है. तो इन लोगों को वैसे इन पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि क्या है, हमारे वोट तो आते हैं 60 करोड़ लोगों से. ये जो थोड़े 4-5 करोड़ लोग हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है हमें. दैट इज़ देयर. बट टैक्स इनसे दबा के आता है, तो इनसे और टैक्स खींचते जाओ, क्योंकि इनसे टैक्स जब अगर आप लेते जाओगे तो यही आपको कंट्री में और पैसा देगा. वो पैसा आप जो बाकी अंडर 5 लाख वाले हैं, जो आपके 60 करोड़ लोग हैं, उन पे खर्चा करो, क्योंकि वहाँ पे आपको वोट्स मिलते हैं. तो दिस विल बिकम अ वेरी बैड सिचुएशन कि आप सदर्न स्टेट्स जो कमा के दे रही है हमसे, उनसे सिर्फ लेते जा रहे हो उनकी, और लगाते जा रहे हो और खर्चा कर रहे हो दूसरी जगह पे, जहाँ पे सिर्फ आबादी बढ़ रही है और कुछ नहीं बढ़ रहा है. As a country, we're going to be headed towards a very terrible state, just from a very capital point of view I'm talking about. No, so funds में बहुत फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स है वो फाइनेंस कमीशन से गाइडेड है. वो अभी जो है फ्रीबीज बटेंगे ना ज़्यादा. फ्रीबीज, सी फंड्स उतने ही रहेंगे. अगेन दोनों को लिंक नहीं करते. फंड्स उतने ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि फ्रीबीज बढ़ पाएंगे, उतने ही में मैनेज करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन अगर सीट ज़्यादा है तो आज बिहार को फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ देते हैं तो कल 5 करोड़ देने लग जाएंगे. दैट्स व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट. वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि नहीं होगा ना. क्यों? क्योंकि जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है सेंटर से स्टेट्स को, फाइनेंस कमीशन उसको रिकमेंड करती है हर बार. तो उसके जो फैक्टर्स हैं उसमें इनफैक्ट लास्ट टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, राइट. तो उसमें जो फैक्टर्स है, उसमें मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं. उसमें ये फीचर नहीं करता है कि आपका पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है सेंट्रल असिस्टेंस के लिए, तो वो डिफरेंट रहेगा. Perfect. वैसे it sums up all my questions. Thank you so much for थैंक यू. answering all the questions. मज़ा आया बात करके. सेम हियर. Good discussion always. My first metric genuinely is, मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी लाइफ चेंज कर सकता है. That's a core belief कि कोई भी कहीं से भी स्टार्ट करे, doesn't matter आपने कुछ भी किया. एंड सेकेंड मेट्रिक इज कि अगर हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है तो हम उनमें से कितने लोगों की टर्न अराउंड कर सकते हैं लाइफ. एंड दैट्स व्हाई दिस एंटरप्रेन्योरियल बग इज कि अच्छा, किसी ने अगर हमारे साथ 10,000 रुपये में 15,000 रुपये में ज्वाइन किया था, कैन वी टेक दैट पर्सन टू 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख अ मंथ. दैट्स अ मेट्रिक. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.